नमस्कार। हम आज की क्लास में जो कल हम टॉपिक्स कर रहे थे वन बाय वन, जो हम जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग किया था, ड्रग ट्रैफिकिंग के बाद हमने गन रनिंग किया था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हम हिंदी में मानव तस्करी बोलते हैं। पहले का समय होता था जब स्लेव ट्रेड हुआ करती थी, लोगों को बेचा जाता था ताकि वो घरों में काम कर सकें। और एक तो जो स्लेव ट्रेड में दो तरीके के होते थे, एक स्लेव होते थे जो जो मैनुअल वर्क्स के लिए होते थे, घरों में जो नौकरों का जो काम करेंगे, और दूसरे होते थे सेक्स स्लेव्स कहते थे, जिससे वो औरतें बेची जाती थी ताकि जो राजा महाराजा सुल्तान और ये सब जो हैं उनके उनका वंश आगे बढ़े, उनके यहाँ बच्चे हों, क्योंकि उनकी इतनी संपत्ति है, उनके मरने के बाद संभालेगा कौन। तो उनकी बहुत सारी रानियां होती थी, रनवास मेंटेन किए जाते थे, या मुगल जमाने में उसे हरम बोलते थे, हरम में महिलाएं होती थी। तो बहुत कुछ चलता था। तो अब उसका एक नया फॉर्म हो गया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इसके दो तीन कारण हैं। एक तो है जो एसेंशियल ऑर्गन्स होते हैं उनकी ट्रेड करना, वो निकाल करके बेच देना, जैसे किडनी है, हार्ट है, ये सब चीजें बेच देते हैं। और दूसरा होता है जो जो ये जो जिसको मैंने बोला कि सेक्स स्लेव पहले बेचे जाते थे, अभी उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, प्रोस्टिट्यूशन में या देह व्यापार व्यभिचार के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लिखना शुरू करेंगे। जरा स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आज 16 जनवरी है, 16 जनवरी 2024। ठीक 3 साल पहले आज ही के दिन हमारे देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन का अभियान शुरू किया गया था, 3 साल पहले। और अभी तक मुझे लगता है कि हम लोग 100% टारगेट अचीव कर ही चुके हैं। और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं, मुझे मिला करके, जिन्होंने 3 बार वैक्सीन लगवा ली है। हालांकि अमर तो कोई नहीं होता, मगर यह है कि आप अपना एक राष्ट्रीय, हमारा दायित्व है, नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे हम निभाते हैं। जब हमसे कहा गया है कि आप वैक्सीन लगा लें, तो वैक्सीन लगाने में न केवल हम अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं, बल्कि हम अपने पूरे देश को सुरक्षित कर रहे हैं। हम एक ऐसी चेन क्रिएट कर रहे हैं जिससे जिससे रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी और हमारा देश में आगे इकोनॉमिक लॉसेस और बायोलॉजिकल लॉसेस नहीं होंगे। 3 साल पहले अभियान शुरू हुआ था, वो अभी चल ही रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने उसमें महती भूमिका निभाई थी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लिखना शुरू करेंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मीन्स द इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल। Human trafficking means the illegal transportation of people. Illegal transportation of people. देखो, आज तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारा इंतजार नहीं किया है ना। वही तो, यही तो है जिंदगी की सच्चाई। मैं लड़ाई नहीं करा रहा, मैं तो बस आईना दिखा रहा हूँ। देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मीन्स द इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, typically for forced labor or sexual exploitation. typically for typically for forced labor or sexual exploitation. Typically for forced labor or sexual exploitation. Full stop. Human trafficking is a form of modern day slavery. Human trafficking is a form of modern day slavery. ये सब लाइंस आप आंसर्स में लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, इससे पता चलता है कि आपकी समझ बहुत मजबूत है। Yesterday I was checking an answer regarding the means it was all about the increased investments in the infrastructure sector and its impact over the economic growth of our country. तो उस पर पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था जवाब में। इस सीधा सा सवाल था कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हैं तो उससे हमारे देश में जो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, कितना, मतलब मैं समझता हूँ इससे ज्यादा आसान सवाल और मेंस में पूछा नहीं जा सकता, कोई नहीं पूछ सकता इससे आसान सवाल। कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो आप ये तय कर लें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या चीजें हो सकती हैं और उससे अर्थव्यवस्था पे क्या लाभ होगा। अरे भाई, आप सड़क बनाओगे तो लोग जल्दी जल्दी अपने काम तक पहुंचेंगे। जो जो कार्गो जो
लोड हो रहा है वो अपने डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंचेगा, पेरिशेबल्स खराब नहीं होंगे, ब्रिजेस अच्छे बनेंगे, कनेक्टिविटी बढ़िया हो जाएगी। और जितना रूरल, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जितना गांवों तक सड़कें पहुंचा दी जाएंगी, क्राइम भी कम होगा, क्योंकि जो एरिया अलूफ रहते हैं, कटे हुए रहते हैं, वहाँ अपराध बहुत ज्यादा रहता है। कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, हॉस्पिटल्स बनेंगे। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही तय कर लो क्या होता है। तो स्कूल है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, मेडिकल कॉलेजेस है, सड़कें हैं, रेलवे नेटवर्क है। मैंने बोला डेडिकेटेड फीड कॉरिडोर, तो आपने उसमें लिखा ही नहीं, तो उनको पता भी नहीं था। तो मैंने कहा फिर अभी आप आंसर मत लिखो। इफ यू डू नॉट हैव एनी insight about the dedicated feed corridor, ideally you should not try the mains answer writing process. अभी आप तैयार नहीं है, अभी आपका कंटेंट ही रेडी नहीं है, तो आंसर में लिखेंगे क्या? ये कोई मनमार्जी तो चल नहीं रही है। सवाल पूछा गया है तो उसका अच्छा सवाल है, अच्छा ही जवाब दो। देखो ऐसे कैश क्वेश्चंस पर भी अगर हम जवाब नहीं दे पाएंगे तो समझ लें हम कलेक्टर बनने लायक नहीं है, फिर हम वहां पे भी बकवास ही करेंगे मंत्री के सामने भी। और जो पूछा जाएगा वही लिखना है, एक आदत होनी चाहिए। और मैंने एथिक्स की आपके केस स्टडीज बहुत सौ की चेक की हैं, उसमें लोग ओवर रीच कर रहे हैं। ओवर रीच मतलब जो उनका मैंडेट है उससे कहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखें कि जब आप एथिक्स का आंसर लिख रहे हैं तो आपको भावनाओं में नहीं बहना है। आपकी एक जिम्मेदारी है, बस आपको उस जिम्मेदारी को पूरा करना है। आप ये ना मान के चलें कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर बन चुके हैं, ऐसा नहीं है। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो तय हैं। सरकार आपको जो सैलरी दे रही है तो उसके साथ उसने आपको एक रूल्स भी बता दिए हैं, आपकी एक लिमिट तय कर दी है। डीएम का काम डीएम तक ही सीमित है। अब डीएम ये चाहेगा कि मैं सेक्रेटरी का काम भी अपने हाथ में ले लूं, आईजी का काम भी अपने हाथ में ले लूं, तो कलेक्टर साहब की छुट्टी कर दी जाएगी। आप वहां न्याय देने के लिए बैठे हैं, ना कि अपनी नौकरी गंवाने के लिए। तो अपने जवाबों को जरा उस हिसाब से रखें ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़े, घटे ना। लिखिए, from one region to another, typically for purposes of forced labor or sexual exploitation, full stop. Human trafficking is a form of modern day slavery. यहाँ तक सभी का हो गया, किसी का कोई छूटा तो नहीं है? ऑलराइट, आप तीनों अपना नाम मुझे बता देंगे एक बार। तनीषा, अब तो अच्छा सॉरी 4 लोग हो गए अभी। तनीषा जी, और आप? लिपि, लिपि और स्क्रिप्ट, लिपि, ऑल राइट ऑल राइट। चंचल, अरे, और आदर्श, ठीक है। एक आया है नाम मुझे अभी एक बार में समझ में आ गया। लिखिए, it is one of the most profitable organized crime. It is one of the most profitable organized crime. मतलब इसमें इनपुट कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं, बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, मार्जिन ही मार्जिन है। किसी की घर की बिटिया थी, उसे किडनैप कर लिया, आपकी कॉस्ट क्या लगी? कुछ भी नहीं, अब बेच दिया उसे बाजार में ले जा करके। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइज क्राइम। अगर आपने कभी वो मूवी देखी हो, अभी मैं उसका देखिए बिल्कुल नाम भूल गया, ऐश्वर्या राय की, उमराव जान। उमराव जान, यस उमराव जान, आपने देखी हुई है, ठीक है, समझ गए। हाँ, क्योंकि उसमें जावेद अख्तर जी का लिखा हुआ। जावेद अख्तर हमारे देश के बहुत महान शायर हैं, लेखक हैं। और मैं आपको बताऊं, कैफी आजमी साहब के दामाद हैं, तो ये तो उनकी छोटी, वो खुद में ही बहुत बड़ी शख्सियत है। तो उन्होंने जो गाना लिखा था कि अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो, ये जो जो उन्होंने जो गीत लिखा था, वो अगर आप मूवी देखेंगे, एक उमराव जान पहले भी बनी थी जिसमें रेखा गणेशन है, और दूसरी उमराव जान में ऐश्वर्या राय बच्चन है। तो तब वो शायद बच्चन नहीं हुई थी, तब तक केवल वो ऐश्वर्या राय तक सीमित थी। तो वो अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगी। उसमें थोड़ा भोजपुरी का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि वो अवध का रीजन दिखाया गया है, और लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह का समय दिखाया गया है। क्योंकि वो लड़की है, उसको किडनैप बहुत अर्ली एज में कर लिया गया था, फिर वो धीरे से जो है प्रोस्टिट्यूशन की लाइन में आ गई। पहले ये सब हवेली संगीत और ये सब जो चीजें विधाएं हैं, जो ठुमरी गाई जाती हैं, पहले ठुमरी और ये सब जो गायन होता था, ये केवल होता ही राजा महाराजाओं के सामने था। और मुजरा होता था, तो मुजरा जो डांस फॉर्म है, जो आर्ट एंड कल्चर में, या हवेली संगीत है, वो सब चीजें उन्हीं सब चीजों से जुड़ी हुई थी। आज वो हम उसे कल्चर के तौर पर कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, मगर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो उसके जो प्रैक्टिशनर्स थे ना, उनकी बहुत डार्क हिस्ट्री थी बेचारों की। ठीक है, मुजरा आज बहुत बढ़िया है, उसको म्यूजिक के तरीके से देखा जाए और उसके प्रोपोनेंट्स को पद्म पुरस्कार वगैरह मिले हुए हैं,
मगर वो जहां से शुरुआत हुई थी, वो लड़कियां अपने घरों से अपहरण कर करके और राजा महाराजाओं के दरबार में उनके मनोरंजन के लिए रखी गई थी। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा काला सच और किसी का नहीं हो सकता है। और एक विधा का वहां से, जैसे हमारे यहाँ गोटीपुआ जो कल्चर चलता है उड़ीसा में, उड़ीसा में पहले देवदासी कल्चर होता था, उसको खत्म किया गया, बाद में बैन कर दिया गया देवदासी की प्रथा को। फिर लड़कों को जिम्मेदारी दी गई कि अब वो लड़कियां तो नहीं करेंगी, तो लड़के फिर वो गोटीपुआ कल्चर चलाते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। जैसे अगर गुप्ता एज की अगर हम बात करें, तो गुप्ता एज में आईएएस में एक सवाल आया था कि क्या वो सच में गोल्डन पीरियड था, क्योंकि गुप्ता एज वो समय था जब सती प्रथा सब अपने पीक पर पहुंच गई थी। लेडीज के जैसे वो विडो हुई तो उनको भी जला देते थे, तो फिर गोल्डन पीरियड कैसे हुआ? ठीक है, तो हमें दोनों पहलुओं को समझना चाहिए। लिखिए, इन इंडिया माओइस्ट्स हैव ऑफन यूज्ड चिल्ड्रन एज सोल्जर्स। इन इंडिया माओइस्ट्स हैव ऑफन यूज्ड चिल्ड्रन एज सोल्जर्स। किसी भी स्पेलिंग में प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बता देंगे। जो माओइस्ट है, वो माओइस्ट को हम लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में अलग से पढ़ चुके हैं कि माओवाद क्या चीज है। माओवाद का एक लाइन में अगर मैं आपको मतलब बता दूं, तो चाइना के एक रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजिस्ट हुए थे जिनका नाम था माओ जेडोंग। माओ जेडोंग ये कहते थे कि क्रांति कर दो, रिवॉल्यूशन लेकर आओ जो इसका नेचर वायलेंट होगा, और इससे हम क्या करेंगे कि जो रिसोर्सेज अभी जो कैपिटलिस्ट और वेल्दी लोगों के पास हैं, हम उनसे वो छीन लेंगे और हम आपस में बराबरी से बांट देंगे। ये उनका विचार था। मुझे ये थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं हो पाता है, मगर हाँ ये है कि इसमें वायलेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो माओइस्ट वही लोग हैं जो एक कैपिटल कंसंट्रेशन को का विरोध करते हैं, और वो लोग रिवोल्यूशनरी मेथड्स, वायलेंट मेथड्स के थ्रू उसको काम को करते हैं। देखो एक होता है प्यार भरा तरीका, जैसे भूदान आंदोलन चला था आचार्य विनोबा भावे का, उसमें मारकाट नहीं मचाई गई थी, जबकि वो भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए था भूदान आंदोलन। कि लोगों के पास, जिनके पास बड़े बड़े स्टेट्स हैं, स्टेट्स मीन्स ESTATE, स्टेट्स, संपदाएं हैं, वो लोग अपने खुद विलिंगली वो सरेंडर करें और वो लोगों को बांटा जाए। दूसरे जिन जो जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, जो शेयर क्रॉपर्स हैं, उनको दिया जाए, वो भी अपना जिंदगी आगे चलाए। जमींदार साहब अपनी छाती पे लेके तो जाओगे नहीं, इतनी सारी संपत्ति है, थोड़ा दूसरों को भी बांटो। एक बहुत अच्छा तरीका है। और दूसरा तरीका क्या होता है कि मारो, बंदूक की नोक पे ले लो। देखो आप जितना वायलेंट मेजर्स अपनाएंगे ना, फिर रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा आती है। फिर फोर्स लगाओगे तो, मतलब फिजिक्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना, आप जितना फोर्स लगाओगे सामने से भी लगेगा उसे इक्वलाइज करने के लिए। कोई भी चीज ऐसी तो है नहीं। इसीलिए जब जब मैं कल जैसे आपको रन ऑफ कच्छ में पढ़ा रहा था कि वहां पर दलदल है, वो क्यों दलदल है? क्योंकि एक ही जगह पे दो बार टाइड्स आती हैं। जिस जगह टाइड आती है वहां पर दो बार दिन में टाइड आती है, एक बार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, एक बार सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। यही तो प्रकृति का स्वभाव है, यही नियम है। इट इज द लॉ ऑफ नेचर। ऐसा ही होगा। तो अगर आपने उनके ऊपर, भाई जब मैंने आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पढ़ाया तो मैंने कहा कि भी जंगल संथाल वगैरह जो लोग थे, कानू सान्याल, जंगल संथाल, ये सब नाम पढ़े थे, और उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर अटैक कर दिया। पुलिस वाला इंस्पेक्टर मार दिया गया, SHO जो था वहां क्षेत्र का। दार्जिलिंग जिले की घटना है, फिर पुलिस ने मारा। तो आप किसी के ऊपर करोगे फिर तो प्रॉब्लम तो होगी। देखो, और शुरुआत कहाँ से हुई थी कि आपने सबसे पहले आपने जमींदारों के ऊपर अटैक किया था, तो जमींदारों ने भी आपको मारा। तो यही चलता है, वॉर्स ऐसी ही होती हैं। अब ये है कि ये बहुत छोटे लेवल पर थी तो इसे कंट्रोल कर लिया गया। बड़े लेवल की वॉर अगर देखनी है तो मेडिटेरेनियन सी के साइड में आजकल चल रही है, देख लें वहां पे एक दूसरे के पीछे कैसे पड़े हुए हैं। लिखिए, इन इंडिया माओइस्ट्स हैव ऑफन यूज्ड चिल्ड्रन एज सोल्जर्स and sexual violence upon female cadres and sexual violence upon female cadres is not uncommon, and sexual violence upon female cadres is not uncommon among female cadres. CADRES, cadres, is not uncommon, full stop. Every year 30th July is observed as, every year 30th July is observed as the World Day Against Trafficking in Persons. 30th July is observed as the World Day Against Trafficking in Persons. World Day Against Trafficking in Persons.
स्टॉप। अभी आप लोगों का आई थिंक वो चल रहा होगा, डेमो डेमो चल रहा है या रेगुलर हो गए हैं? हो गया आपका, रेगुलर हो गया। तो जैसे ही आप रेगुलर हो जाएं वैसे ही आप अपने साथ में एक स्टूडेंट एटलस रखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट एटलस रखने से ये फायदा रहता है कि जैसे ही हम उसको रेफर करते हैं तो आप आपके पास अपने रहेगी। और वैसे भी आप एडमिशन लें या ना लें वो मेरा नहीं है, आप एटलस तो लें कम से कम, वो तो पढ़नी है, उसमें तो वो तो उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी तो सब अपनी जगह है। उसको ध्यान रखिएगा, स्कूल एटलस मत खरीद लीजिएगा, स्टूडेंट एटलस खरीदनी है। लिखिए। और ये कौन सा एडिशन है उसका, बच्चों वाला? जूनियर एडिशन मत खरीदना। बदल दी? नहीं, मैं औरों को आगाह कर रहा हूँ कि जूनियर एडिशन ना खरीद के लाएं। अब आप सीनियर हो चुके हैं, ठीक है। अब आप अपने 12th के बच्चे जो होंगे 12th क्लास के, वो भी आपसे भैया और दीदी कहेंगे। तब जूनियर एडिशन का आपकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, आर्टिकल 23 सब आर्टिकल 1 विद इन ब्रैकेट 1 लिखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 23 सब आर्टिकल 1 of the Constitution of India prohibits trafficking in human beings, prohibits trafficking in human being। 23(1) जो है वो ट्रैफिकिंग को बैन करता है। and states that any contravention of this and states that any contravention of this shall be a punishable offense in accordance with the law, and any contravention of this contravention 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 of this shall be a punishable offense in accordance with the law। अनुच्छेद 23 का उपबंध 1 इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, विधि के अनुसार उसमें दंड मिलेगा। ये हमारा फंडामेंटल राइट है जिसे हम बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। इसका सब आर्टिकल 1 क्या कहता है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड एंड एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और सेकंड जो सब आर्टिकल है वो ये कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस and in imposing such service the state shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class or any of them। ठीक है, यहाँ पर सेक्स की बात नहीं कही गई है जो उसमें आर्टिकल 14 में जो कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, और एक अच्छा ये भी आप लोग अपने पास रखना, इसको बेयर एक्ट को मैंने बहुत बार दफा बोल दिया, दिखता किसी के पास भी नहीं है। क्यों नहीं आप खरीद रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता, इतना महंगा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेयर एक्ट खरीदो, आर्टिकल याद ही नहीं होगा लिखोगे कैसे? और पॉलिटी के सवाल में आर्टिकल, अगर आप प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आ रहा है, गवर्नर पर आ रहा है एंड यू आर नॉट कोटिंग दी अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, फिर आप सामने खुला मतलब मौका दे रहे हैं नंबर काटने का। आपको पता होना चाहिए, अगर एक अभी एक मेजर को सर्विस से बर्खास्त कर दिया राष्ट्रपति जी ने, बाहर निकाल दिया नौकरी से, टर्मिनेट कर दिया, तो ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के पास किस आर्टिकल में पावर है। या राष्ट्रपति किसी की मौत की सजा को टाल सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, उसको छोड़ दिया जाओ खेलो, तो वो कौन से आर्टिकल में है ये मालूम रहना चाहिए। हमारे कौन कौन से राइट्स हैं, और राइट्स का तो आजकल रोना सभी रो रहे हैं, तब भी हमें राइट्स अपने याद नहीं है। ऐसा ना करें, राइट्स तो हमें अपने सारे पता होने ही चाहिए, भले ड्यूटी ना पता हो। ड्यूटी आजकल किसी को नहीं मालूम है, राइट सबको पता है। तो कम से कम राइट तो रट लो, एक बेयर एक्ट खरीदो और रट डालो एक तरफ से। जो काम अभी समय रहते किया जा सकता है उसे अंत समय के लिए मत छोड़ें। एक कॉलेज जैसा मत कर दो कि आज नॉमिनेशन खुला है और आखिरी डेट कब है, पहले दिन से पूछते लास्ट डेट कब है, वो वाला सिस्टम यहाँ मत चलाएं, वरना फिर अपना जो सिलेक्शन की लास्ट डेट आगे बढ़ती चली जाएगी। बेयर एक्ट खरीदना है और स्टूडेंट एटलस खरीदनी है सभी लोगों को। लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, सेक्शन 370 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, जैसे अब भारतीय न्याय संहिता कहा जाने लगा है। सेक्शन 370 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 mentions that
Indian Penal Code 1860 mentions that whoever, comma, for the purpose of exploitation, whoever, comma, for the purpose of exploitation, recruits, comma, transports, comma, harbors, recruits, comma, transports, comma, harbors, comma, transfers or receives a person, transfers or receives a person or persons, receives a person or persons by using force or threat, by using force or threat, is considered to have committed the offense of trafficking, is considered to have committed the offense of trafficking, is considered to have committed the offense of trafficking, full stop. This offense is liable, this offense is liable for a punishment of not less than 7 years. This offense is liable for a punishment of not less than 7 years, comma, and not more than 10 years, including fine, including fine. नेक्स्ट लाइन लिखेंगे सेक्शन 372 एंड 373 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 372 एंड 373 ऑफ आईपीसी, 372 एंड 373 ऑफ आईपीसी, 372 373 डील विद द सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गर्ल्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गर्ल्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, selling and buying of girls for the purpose of prostitution. ठीक है, हो गया। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि होटल्स में 2 रजिस्टर रखना एक क्राइम होता है होटल्स में, और इसके 2 मीनिंग होते हैं। एक होता है पहला टैक्स चोरी, टैक्स को चुराना, और दूसरा होता है कि आपके यहाँ होटल में कुछ गलत काम चल रहे हैं। एक होटल में जो विजिटर्स रजिस्टर होता है जिसमें जो बुकिंग होती है, तो उसमें वो लंबा रजिस्टर होता है। कभी आप अपने होटल में गए हो तो देखना, वो पूरा ऐसे बुक जैसी खुल जाती है और उसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं जो भरने पड़ते हैं, और आपको अपनी एक गवर्नमेंट आईडी देनी पड़ती है ताकि उसका फोटोकॉपी भी रिकॉर्ड में लगाई जाएगी। आपका एक फंक्शनल फोन नंबर होता है, बहुत सारी चीजें उसमें देनी होती हैं, एड्रेस देना होता है। अब वो सब काम हुआ ही नहीं, आईडी ली नहीं गई, और बस एक एक कच्चा रजिस्टर बना लिया है जिसमें हमने बस रूम नंबर नोट कर लिया है और आगे कितना हमने पैसा पकड़ा है वो लिख लिया है, बस हो गया। तो इससे क्या हुआ, एक तो हमारे बिल नहीं फटा, बिल नहीं हुआ तो फिर उसका तो टैक्स तो सब चला गया, जो कमर्शियल जो भी स्लैब्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो जीएसटी वगैरह जो भी देना पड़ता वो तो कुछ दिया नहीं गया। और दूसरा, हमें ये भी नहीं पता कि आपके असल में आके रुका कौन था। अगर पुलिस किसी की जांच करते करते पहुंचेगी तो पुलिस को मालूम ही नहीं चल पाएगा कि यहाँ पे कोई व्यक्ति रुका भी था। तो आपने तो सबूत भी मिटा दिए ना जांच के। अगर ये पता चले कि इस होटल में कोई लड़की गई थी और वहां पे उस लड़की के साथ में कुछ भी दुष्कर्म हुआ, उसका कोई रेप हुआ है, कुछ हुआ, अब पुलिस अगर जांच करने चली तो रजिस्टर में तो एंट्री नहीं है, कहां से मिलेगा वो। ठीक है। और इसी तरीके से जो हमारे जो पब्स चलते हैं, बार्स चलते हैं, उसमें ये इंश्योर करना कि लाइसेंस जिन चीजों का है केवल वही चीजें दी जाएं। अगर वाइन का लाइसेंस है तो वाइन दी जाए, या जो इंग्लिश वाइन मतलब शराब दी जाए। अल्कोहल लिकर का लाइसेंस है तो ठीक है, दे दो। अभी क्या है कि लोग कह रहे हैं फ्लेवर्ड है और इसमें अल्कोहल नहीं है या टोबैको नहीं है और हुक्का पिला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अरे तो बच्चों के लिए हुक्का नहीं होता, बच्चों के लिए लॉलीपॉप होती है, वो तो बच्चे कोई ले नहीं रहे हैं।
लॉलीपॉप की सेल हो नहीं रही है और हुक्का खूब चल रहा है, लोग वेटिंग में हैं। ठीक है, तो एक तो उस पर नकेल कसनी चाहिए। और दूसरा चीज है कि जो हमारे स्पा हैं, मसाज पार्लर्स हैं, उस पर बहुत, तो कभी आप, भगवान ने चाहा आप पुलिस में चले जाएं या आप एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएं, आईएएस आईपीएस हो जाएं, तो आप ये 3 चीजों को जरूर इंश्योर करें अपने रीजन में। आप ये जरूर देखें कि आपके ज्यूरिसडिक्शन में इस तरीके का कोई काम ना हो। ठीक है, और एक ये जो सिग्नल पर जो भिखारी भीख मांगते हैं, इनके ये जो बच्चे जो लटके रहते हैं गोद में, वो बच्चा उसी औरत का है या नहीं है, ये जरूर चेक करना चाहिए, है ना। तो ये जरा चेक करवाने की बातें हैं, कोई ध्यान नहीं देता है, या ये कह लो कि हम ध्यान देना ही नहीं चाह रहे हैं क्योंकि सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। तो बात वो घूम फिर के उसी जगह पर ये एक ही वर्ड के चारों तरफ घूम रही है, ऑर्गेनाइज्ड। इसीलिए उसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहा जा रहा है। सिग्नल पर बच्चा टंगा हुआ है और वो माँ भीख मांग रही है, उससे पूछो खाना खाना है, नहीं। कुछ काम करोगी, नहीं। क्या चाहिए, पैसा दे दो, और उस पैसे से वो बच्चा पढ़ नहीं रहा। जबकि हमारे यहाँ स्कूल बिल्कुल फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री। समझ रहे हैं, स्कूल में खाना मिलता है, बैग मिलता है बच्चे के लिए, उसकी यूनिफॉर्म मिलती है और उसकी बुक्स मिलती हैं, उसको वैक्सीनेशन मिलता है, उसको आयरन एंड फोलिक एसिड की गोलियां मिलती हैं। और क्या चाहिए, सरकार अपनी जान दे दे, और क्या लोगे। जो कहते हैं सब हर कोई टैक्स पेयर है, क्योंकि आपने एक टॉफी खरीद ली, उससे कुछ पॉइंट कुछ रुपया टैक्स चला गया, उसके बदले हमने इतना कुछ ले लिया, लाखों रुपए की चीज हमने हर महीने ले ली सरकार से। बच्चों को भेजते नहीं स्कूल में पढ़ने के लिए, और जिंदगी भर का रोना है कि हम गरीब हैं। अरे वही भेजो भी तो। अच्छा, जब उनके ऊपर सख्ती करे, कोई पुलिस कुछ करे पकड़ के, कभी पुलिस का, फिर देखो पुलिस का अपना एक अलग तरीका होता है, मैं उसको लेजिटिमाइज नहीं कर रहा, मगर पुलिस तो पुलिस ही है। तो उसको सब लोग जगह मीडिया में दिखाते हैं, देखो पुलिस ने गरीबों के ऊपर डंडा चलाया। अभी पुलिस वाले कह रहे हैं इस जगह पे ये मत करो, ये नो वेंडिंग जोन है, इसको यहाँ पे सफाई रखनी है या जो भी कुछ करना है। अगर हरिद्वार में एक पुल बनाया गया है, नीचे बहुत तेजी से नदी बह रही है, कोई गिर जाएगा तो मिलता नहीं है आसानी से, और उसको क्लियर रखें आप पिलग्रिम्स के लिए, यहाँ पे मत बैठो, मत भीख मांगो, प्यार से समझा रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, और एक डंडा पड़ गया तो मीडिया न्यूज में आ गया। तो बहुत मुश्किल है ना। आप कभी अपने आप को उस जगह पर रख के सोचना कि आपको वहां का इंचार्ज ऑफिसर बना दिया जाए, आप सीईओ हो जाएं या आप एसपी हो जाएं, कितनी मुश्किल हो जाएगी। कैसे, कोई कहाँ तक प्यार से समझाएगा। आप में इतना प्यार है क्या कि बार बार समझाते रहो। माँ अपने बच्चे को 3 बार ही प्यार से समझाती है, चौथी बार में वो अपना प्यार दिखा देती है, फिर वो बच्चा नहीं करता वो काम। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुछ कुछ समय में एक्सेस हो जाता है, बहुत सी बार हमने देखा है पुलिस कभी गड़बड़ कर देती है, मगर यूजुअली तो ये भी देखना चाहिए सामने वाला सुन भी तो नहीं रहा है। अभी ऑनरेबल नैनीताल हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है, भीख नहीं मांगना है, ये पनिशेबल ऑफेंस है उत्तराखंड में। भीख मांगना अपराध है और किसी को भीख देना अपराध है। हम देते भी हैं क्योंकि हम बड़े दिल वाले हैं, हमें भगवान ने इतना पैसा बख्शा है, हमारी जेब से ही सारे दान पुण्य होंगे, इसलिए हम दे रहे हैं। और वो मांगने वाला तो वो क्यों, जब उसे मिल रहा है तो उसे क्या परेशानी है। अभी आप सर्दियों में निकल जाओ, सरकार लकड़ियां तक जलवाती है सरकार के खर्चे पर। ठीक है, गवर्नमेंट अपने खर्चे पर जगह जगह। और अभी मैं आज तो तस्वीर देख रहा था, अयोध्या में तो गैस के सिलेंडर वाले उन्होंने लंबे हीटर्स लगा दिए हैं, अब एलपीजी सिलेंडर उसमें जलाया जा रहा है ताकि लोगों को ठंड ना लगे, लोग समझें। अगर हम देखो, सपोर्ट सिस्टम होता है एक सपोर्ट के लिए, ठीक है, हम आपकी मदद कर रहे हैं, बाकी आप तो कुछ करो, कुछ तो करो अब आगे। वो नहीं हो पा रहा है। अभी प्राइम मिनिस्टर एक लेडी के घर पे गए थे, वो योजनाएं गिनने लगे, तुम्हें क्या क्या मिला, बोली मुझे प्लॉट मिला, मुझे घर मिला, मुझे एलपीजी का कनेक्शन मिला, मेरे बच्चों को शिक्षा मिली। इवन जो आज हम, मैंने अभी आपको बताया 3 साल हो गए कोरोना वैक्सीन की ड्राइव शुरू हुए, आज ही के दिन 2021 में शुरू हुई थी, वो बिल्कुल फ्री थी। प्राइवेट सेक्टर में 900 रुपए की, 1000 रुपए की थी। लोगों ने लगवाई भी, जिनको ट्रैवल करना था या जिनकी मजबूरियां थी या ऑफिस से बोल दिया गया था, प्राइवेट में भी लगवाया। 900 रुपए की जो चीज प्राइवेट में वो हमें बिल्कुल फ्री में मिल रही है, पर हेड 900, सोचिए। और वो भी एक बार में, और वो हमें 2 बार लगाना है, मतलब पर हेड 1800 रुपया सरकार जो है वो दे रही है फ्री। हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है।
हम अपने आप से भी तो सोचें कि हम क्या कर रहे हैं देश के लिए, जितना कुछ मिलेगा तो, मगर वो कोई सोचता नहीं है। इसीलिए ऑर्गेनाइज क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी नहीं समझ रहे, ना अधिकारी समझ रहे हैं या जो लोग हैं वो भी नहीं समझ रहे हैं। और जहां तक बात है, आज इस देश में जो सबसे अमीर लोग हैं ना, जो इस समय जो व्यक्ति जो भारत के सबसे अमीर हैं, वो अपनी ग्रेजुएशन नहीं कर पाए थे, वो ग्रेजुएट नहीं है, गौतम अडानी। तो इंसान जब अपनी खुद की मेहनत में, कहता हूं कि आप चाहे किसी के ऊपर लाख आरोप लगा दो, मैं तो कहता हूं उनके जैसा बन के दिखा दो। आप कहते हो उन्होंने गलत किया, आप भी कर लो। आपको मालूम है ना उन्होंने क्या क्या किया, आप भी कर लो, हो जाओ उतने अमीर। वो कोई नहीं करता है। ठीक है, गरीब के साथ संवेदना हर किसी को है, सब लोग ये चाहते हैं, पावर्टी सेंसिटाइज्ड हो हम लोग। और कोई गरीब में से अमीर होने की दिशा में बढ़ता है तो हम उसे टैक्स चोर का तमगा दे देते हैं कि यार ये तो चोर होगा, तभी ऐसा कर रहा होगा। ऑर्गेनाइज क्राइम के पीछे बहुत बड़ा जो कारण है वो हम सब लोगों की इग्नोरेंस है। हम लोग ये समझ ही नहीं रहे कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोगों को उनके हाल पर ही वैसा का वैसे ही पड़ा छोड़ देंगे अगर इस तरीके से बात चलेगी। पहले जब जब सरकारें चुनाव नहीं जीत पाती थी तो उन्होंने किसानों को लुभाने के लिए एक तरकीब नई निकाली थी कि इनके लोन माफ कर दो। अब एक बार लोन माफ हो गया, 5 साल बाद फिर लोन माफ हो गया, फिर लोन माफ हो गया, तो बैंकिंग सेक्टर कहाँ गया भाई? बैंक ने लोन ये इस शर्त पे दिया था आप इसे समय से चुका देंगे, क्योंकि बारिश हुई नहीं तो आपका लोन डिले हुआ। अब डिले होना अपनी जगह होता है, एक तो लोन बिल्कुल ही माफ ही हो गया, इंटरेस्ट मत देते, कम से कम प्रिंसिपल अमाउंट तो चुका देते, मगर कुछ भी नहीं चुकाया गया। तो ये तो नहीं होती। इसी इंस्टीट्यूट में दैनिक जागरण ने एक बार डिबेट कराई थी, तो उसमें मैंने कहा था मैं इसके अगेंस्ट में बोलूंगा, और दैनिक जागरण ने मेरा वक्तव्य छाप दिया था अखबार में, मेरे पास वो रखा हुआ है अखबार अभी भी। तो उसमें उन्होंने मुझे फर्स्ट प्राइज दिया था। तो मैंने कहा ये बेकार की बातें हैं। कभी भी ना, हमेशा हमारा जो रिसोर्स है, एपिक्टेटस क्या कहते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल है, हमारे हाथ में है, उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन हमें करना है। ये एपिक्टेटस का विचार है। अब बाकी चीजों को छोड़ दो नेचर पर, वो तो अपने हिसाब से होंगी ही होंगी, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अभी उसको गलत दिशा में ही अगर हम आगे बढ़ के चलेंगे, तो अगर गवर्नमेंट का सारा पैसा 200 यूनिट बिजली फ्री देने में ही चला जाएगा, तो गवर्नमेंट किस पैसे से हथियार खरीदेगी पुलिस विभाग के लिए? किस पैसे से वो एम्बुलेंस खरीदेगी? किस पैसे से वो करेगी? और चीजें वो फ्री दी जाएं जो जिनको मिसयूज नहीं किया जा सकता है। शिक्षा फ्री हो, शिक्षा मिसयूज नहीं किया जा सकता है, बच्चा स्कूल में पढ़ेगा। मगर बिजली अगर फ्री चलेगी लोग मिसयूज करेंगे, वो हीटर पर खाना पकाएंगे। जबकि एलपीजी के लिए, अरे ठीक है, ये सब नहीं, एलपीजी सिलेंडर से खाना पकता है। अब बिजली फ्री हो गई, लोगों ने हीटर पर खाना पकाना शुरू कर दिया। पानी फ्री हो गया, लोग झाड़ू नहीं मारेंगे, वो पानी से अपने घर को धोएंगे, तो फ्री आ रहा है। शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है। अगर मेडिकल सुविधाएं फ्री हो जाएंगी तो थोड़ी ना मैं अस्पताल पहुंच जाऊंगा, डॉक्टर साहब पट्टी बांध दीजिए। मैं तो तभी जाऊंगा जब चोट लगेगी, चाहे फिर वो फ्री है या पैसे से है। ये वाली बात समझने की है। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अभी उस पैसे को हम बचाएं, हम पोल्यूशन कंट्रोल पर लगाएं। फ्लाइट्स हमारे इतनी डिले हो रही हैं, यात्री अपना आपा खो रहे हैं, कोई पायलट को ही मार रहा है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब फिर बात करो तो फिर वो लगता है कि यार ये तो पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारी जो मशीनरी है ऑर्गेनाइज क्राइम में, क्योंकि जिस जो शब्द ऑर्गेनाइज्ड है ना, उसमें बहुत बड़ा जो एलिमेंट है वो स्टेट खुद है, क्योंकि उनकी नाक के नीचे सब कुछ चल रहा है और वो उसको रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बात गले नहीं उतर रही है। लिखिए जरा इसमें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज पनिशेबल ऑफेंस अंडर 4 एक्ट है। फर्स्ट इज इंडियन पीनल कोड 1860, देन आईपीसी 1860। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज पनिशेबल ऑफेंस अंडर आईपीसी 1860। सेकंड, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986, आईपीसी 1860, देन इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1986। कितना छूट गया अब? है क्या हो गया भैया? ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज पनिशेबल ऑफेंस, पर्पस तो कहीं नहीं था। पनिशेबल ऑफेंस अंडर फर्स्ट आईपीसी 1860, दूसरा
इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन को ब्रैकेट में लिखेंगे, इमोरल एक्ट, सॉरी इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986। तीसरा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे जेजे एक्ट बोलते हैं, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000, इसमें केयर एंड प्रोटेक्शन को ब्रैकेट में लिख देंगे, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, केयर 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 कहते हैं टेक केयर ऑफ योर सेल्फ है, लिखिए केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000। जुवेनाइल जस्टिस मतलब जो बच्चे हैं, किशोर, एक तो होता है चाइल्ड, चाइल्ड के लिए पॉक्सो है, ठीक है, लिख लो इसमें, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट, जिसमें गुड टच और बैड टच बच्चों को सिखाया जाता है, पॉक्सो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। बच्चा आपको कितना भी प्यारा क्यों ना लगे, सड़क पर आप गए, कोई छोटा बच्चा आपको दिख गया, ठीक है, खासतौर पर जेंट्स इस चीज को ध्यान रखें, मेल्स, किसी का कितना भी प्यारा बच्चा क्यों ना हो, आप उस बच्चे से दूर से बात करें। किसी के बच्चे को पेरेंट्स की रजामंदी के खिलाफ छूना, उस बच्चे को गोद में उठा लेना, ये सब कुछ आप फंस सकते हैं, आप बुरा फंस सकते हैं, ठीक है। और जब केस की फ्रेमिंग होती है तो वकील अपने हिसाब से उसको घुमा देते हैं, वो केस ऐसा तैयार कर देंगे कि आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। तो कितना भी कोई प्यारा क्यों ना बच्चा हो, आप उससे दूर से, मैंने देखा है लोग एट रैंडम किसी का भी बच्चा गोद में उठा लेते हैं, फोटो खींचने लगते हैं, कितना प्यारा बच्चा है, सेल्फी खींच ली उसके साथ में। आप किसी के बच्चे की ऐसी फोटो कैसे खींच सकते हैं भाई, क्या करेंगे आप उस फोटो का। और बच्चा प्यारा है, अगर आपको प्यारे बच्चों की तस्वीरें अच्छी अच्छी लगती है, आप गूगल पे क्यूट बेबीज लगिए और वहां पे देखिए, जरूरी नहीं है आप किसी, वहां पे तो डली हुई है फोटोज क्यूट बेबीज की, पूरे दिन देखिए। किसी के बच्चे की फोटो क्यों खींच रहे हैं, वो भी उसके रजामंदी के खिलाफ, अच्छा नहीं है, ठीक है। पॉक्सो एक्ट जो है, पॉक्सो में प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, ऑल राइट। इसमें हेडिंग डालिए इंडियन रिस्पॉन्स टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंडियन रिस्पॉन्स टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एक चाइना का एक न्यूज चैनल है, साउथ चाइना पोस्ट, साउथ चाइना मॉर्निंग है, साउथ चाइना पोस्ट है, पता नहीं मॉर्निंग, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उसका। उस पे बहुत से ऐसे चाइनीज बच्चों के बहुत बहुत, अभी कल कल या आज ही में एक वीडियो मेरे यूट्यूब एल्गोरिथम ने मुझे दिखाया कि एक पिताजी ने इतनी शराब पी ली थी कि वो मेट्रो में, सबवे में अपने बच्चे के साथ चाइना में ट्रेवल कर रहे थे, और वो खुद उतर गए, वो भी भूल गए उनके साथ बच्चा भी है, और बच्चा सो रहा था, और बच्चे को सबने उठाया, थोड़ी देर में देखा कि भाई ये तो बच्चा अकेला बैठा हुआ है, और वो बच्चा उठने को राजी नहीं हो रहा है, और वो सो रहा है, उससे जो पूछ रहा है वो उसी के ऐसे सो रहा है। तो ऐसे ऐसे तो पेरेंट्स हैं, समझिए कितने अच्छे पेरेंट्स हैं वो यही भूल गए उनका बच्चा उनके साथ ट्रैवल कर रहा था। तो ये कह लो, भारतीय रेल नहीं थी वो, मेट्रो, मेट्रो थी, मेट्रो में तो चलो ठीक है, वो सब बंद है, पूरा सिस्टम पैक्ड है, कोई ऐसा कोई, जबकि साउथ एशिया में जो रेलवे नेटवर्क्स हैं वो तो बहुत ही जबरदस्त हैं, कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा बच्चा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। मुंबई में देखो, मुंबई में दो चीजें चलती है, एक मुंबई लोकल चलता है और एक मुंबई मेट्रो चलती है, जमीन आसमान का अंतर है। केवल मैं एसी की बात नहीं कर रहा, एसी तो मुंबई लोकल में भी है, मगर बिल्कुल ही तरीका लोगों का बदल जाता है जब वो मेट्रो में ट्रेवल कर रहे होते हैं और जब वो लोकल में ट्रेवल कर रहे होते हैं। मेट्रो में आपको खुद चल के जाना पड़ेगा, लोकल में लोग आपको पहुंचा देंगे कोच के अंदर। कभी मुंबई गए हो, मुंबई कभी जाओ, और खास तौर पर अगर जैसे हम बात करते हैं नॉर्थ टू साउथ, तो आप, अगर आप जैसे नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो उसमें ट्रैफिक कम मिलता है, जो मेन जो मुंबई के जो स्टेशन हैं उनसे जो दूर जो जा रहे हैं उस लाइन पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलता है, गजब ट्रैफिक मिलता है। चर्च गेट है, मुंबई बीटी है, ये तो कुछ स्टेशन तो ऐसे हैं, बांद्रा है, ये लोग इंतजार करते रह जाते हैं, ट्रेन आई और लो चली गई, चढ़ ही नहीं पाए उसमें, अब ऐसे में बच्चा सोता रह जाए किसी का। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ उनके पेरेंट्स के ऊपर, पिताजी के ऊपर,
ऐसी शराब की क्या भक्ति भाई, अपने बच्चे को ही छोड़ गए तुम। वो लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जिनको बच्चा दिया है भगवान ने। लोग लाखों रुपए का इलाज करा रहे हैं अपने, क्या उनका एक बच्चा हो जाए, और या बच्चा हो गया है तो उसे शराब पी के छोड़ गए ट्रेन में हो ये भी अपना एक नई तरीके की बात है। लिखिए, आपको पता है मेडिकल साइंस में आजकल सबसे ज्यादा एक प्लास्टिक सर्जरी और एक ये आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलिटी, इनके जितने, और जो कॉस्मोडर्मा प्लास्टिक सर्जरी और स्किन और हेयर ये सब जो चलता है, ये जो डॉक्टर्स हैं और जो ये इन विट्रो फर्टिलिटी आईवीएफ वाले जो डॉक्टर्स हैं, इनके तो इस समय चांदी काट रहे हैं, क्योंकि हर किसी को सुंदर दिखना है और हर किसी का लाइफस्टाइल इतना खराब है कि उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिजिकल एक्टिविटीज खत्म है, नशा बहुत ज्यादा है, और शादियां इतनी देर से हो रही हैं, तो उसमें जो ओवरऑल इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि संतान नहीं हो पा रही है। तो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर साहब उन्हें लंबा पर्चा लिख देते हैं, ये लीजिए, वो लाखों रुपए में बीतती है। जिनके बच्चा है वो उसको जरा संभालें, कोई लिफ्ट में छोड़ रहा है, कोई ट्रेन में छोड़ रहा है, ये तो हालत है। अब अब वो भी उस चाइना में जहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी है, उस चाइना में जहाँ वन चाइल्ड पॉलिसी है, एक बच्चा नहीं संभाल पा रहे तुम अपना, यार। अब वो भी तुम्हें मालूम है कि ना इससे पहले था ना इसके बाद होगा, सरकार करने भी नहीं देगी, तब भी हम वो एक बच्चा नहीं संभाल पा रहे हैं, तो हम कितने लापरवाह हैं। हमने केयरलेसनेस की एक नई डेफिनेशन तैयार कर दी है अपने हिसाब से, ठीक है। लिखिए, इंडियन रिस्पॉन्स टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन 2006 एंटी ट्रैफिकिंग नोडल सेल वाज सेट अप। In 2006, anti-trafficking nodal cell was set up in Ministry of Home Affairs. Anti-trafficking nodal cell, NODAL. नोडल नहीं लिखना यार, nodal, NODAL cell was set up in MHA, Ministry of Home Affairs. Next point, in 2010, आजकल मुंबई हमले के ऊपर एक बहुत अच्छी कोई सीरीज आई हुई है क्या? मैंने उसकी तारीफ बहुत सुनी है। मुंबई हमले के ऊपर एक सीरीज चल रही है, जरा उसको सर्च करना भी, मुझ पर तो इतना होता नहीं टाइम, देखो मैं सीधी बात बोलता हूँ, ना मेरा कोई इंटरेस्ट है मैं 3 घंटा देखूंगा उसको बैठ करके, इतना पॉसिबल। अगर आप लोग उसके शौकीन है, कोई किताब तो आप पढ़ने से रहे मुंबई हमले के ऊपर, तो आप उसी को देख लो, कुछ तो जानोगे नया। एनएसजी कैसे काम करती है, ऑपरेशन ब्लैक थंडर क्या था, टॉर्नेडो, सॉरी ब्लैक टॉर्नेडो। देखिए जरा, इन 2010 MHA released funds to open, MHA released, MHA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो अमित शाह जी का ऑफिस है। MHA released funds to open anti human trafficking units, anti human trafficking units in focus districts, open funds to open anti human trafficking units, AHTU, anti human trafficking units in focus districts under a comprehensive scheme of, अंडर अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ऑफ, स्कीम का नाम है स्ट्रेंथनिंग लॉ एनफोर्समेंट रिस्पॉन्स इन इंडिया, strengthening law enforcement response in India, strengthening law enforcement response in India against trafficking in persons, against trafficking in persons, strengthening law enforcement response in India against trafficking in persons, against trafficking in persons, sorry. Next point लिखिए, India is a party to the protocols to Palermo Convention since 2011. India is a party to the protocols to Palermo Convention, PALERMO, Palermo. Palermo कौन से देश में है भाई? Palermo Convention पेरू में, पलेर्मो। सर इटली। देखो पन्ना पलटो, लिखा है पलेर्मो। मिल गया, इटली मिल गया।
पलर्मो कन्वेंशन मिला? पेज नंबरिंग करते हो? डेट डालते हो? नहीं डालते हो? पेज नंबरिंग भी नहीं करता हूँ, मार्जिन भी नहीं बनाता हूँ, इंडेक्स भी नहीं बनाता हूँ। हाँ हाँ, राहुल गांधी जी से पूछो कहाँ है पलर्मो, तब वो बताएंगे। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। सिंस 2011 है ना। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, इंडिया हैज रेटिफाइड सार्क कन्वेंशन ऑन, इंडिया हैज रेटिफाइड सार्क कन्वेंशन ऑन। एक ये सार्क जो है ना, ये बिल्कुल एक इंग्लिश में शब्द होता है मोरबंड। मोरबंड जानते हैं, मरनासन, जो अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हो। तो सार्क अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पहले सार्क में एक अकेला था पाकिस्तान, अब पाकिस्तान का सगा भाई तैयार हो गया मालदीव्स। दोनों में के अंदर चाइना की खूब भक्ति है, और मुझे इतना इत्तेफाक लगता है कि दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं, और चाइना में उइगर मुसलमानों के ऊपर जिस हिसाब का जुर्म ढाया जाता है, ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिलता। कि रोजा नहीं रखने देंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे, जुर्म का वो आलम है चाइना में। और ये जाते हैं चाइना में ही भक्ति करने के लिए। इतनी मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि जिसे कहते हैं। पाकिस्तान की आज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वो स्थिति हो गई है कि वो गधे बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में गधे बहुत होते हैं। मैं वो उसकी जानवरों की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब वो चाइना को बेचते हैं क्योंकि चाइना में गधे खाए जाते हैं, ठीक है। अब उससे पैसा आ रहा है, ये तो अर्थव्यवस्था है। उनकी अर्थव्यवस्था दो ही चीजों पर निर्भर करती है, एक तो दुबई जाओ और दुबई से सामान ले आओ और यहाँ पे ब्लैक में बेचो। प्याज आज तो पुरानी बात कर रहे हो तुम, प्याज। लिखो, इंडिया हैज रेटिफाइड सार्क कन्वेंशन। अभी मालदीव्स नया खड़ा हो गया है, और मालदीव्स बहुत बहुत ऐसा है ना। देखो, जब हम प्रेसिडेंट होते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर, जब हम पब्लिक पोजीशन होल्ड करते हैं, तो हमारा ईगो जरा हमें अपने पास अपनी जेब में रखना चाहिए। ईगो बहुत आड़े ना आए, क्योंकि जब मेरा पर्सनल ईगो हर्ट होने लगता है, तो मैं फिर पर्सनल कैपेसिटी में एक्शन लेने लगता हूँ। तो मैं ये नहीं सोच पाता कि ये मेरे आजकल ये एक्शन को आने वाली जनरेशन को कैसे भुगतना पड़ेगा। आज जो रेपो तैयार कर रहे हैं मालदीवियन प्रेसिडेंट, ये जब नहीं होंगे, किसी दिन तो ऐसा होगा जब ये नहीं होंगे। हर इंसान कभी न कभी चला ही जाएगा छोड़ के, पद भी जाएगा और संसार भी छोड़ेगा। बाद में जब मालदीव के लोग आएंगे, तो क्या इंडिया में क्या उनको देखा जाएगा कि अरे ये तो क्या है, हमारे दुश्मन आए हैं। अच्छा खासा सब चल रहा था। क्या आपका, अरे कोई प्रधानमंत्री को इतना भी हक नहीं है कि अपने ही देश के पानी में डुबकी लगा सके? और एक पीएम ने डुबकी क्या लगाई, आपको तो ऐसा लगा जैसे लंका में आग लगा दी हो, वो करने लग गए। अब देख लो अब क्या हालत हो रही है उनका। स्टॉक एक्सचेंज में उनके प्रॉब्लम आ गई है, इकोनॉमी में उनके प्रॉब्लम आ रही है, टूरिस्ट अब उनके यहाँ पहुंच नहीं रहे हैं, और चाइना से कह रहे हैं कि आप टूरिस्ट भेजो। चाइना तुम्हारे यहाँ जाएगा समुद्र देखने? चाइना तो सारा समुद्र खुद हथियाए ले रहा है। वो तो वियतनाम का पूरा समुद्र अपने में हथियाए ले रहा है। उनको समुद्र देखने इतनी दूर आएगा वो? कहाँ की बेकार की बात कर रहे हैं। और मुझे तो लग रहा है एक नया आजकल एक मैं ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये अरब वर्ल्ड जिसे हम बोलते थे ना, वो एक खोखली लकड़ी साबित हो गया है। मैंने तो देख लिया है जिस तरीके से अभी वॉर चल रही है, और जो अरब कंट्रीज का जो रुख है, उन्हें कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है। सऊदी लगा है अपनी हज की तैयारियों में। अभी हज का उनके यहाँ तैयारियां चल रही हैं, गवर्नमेंट मीटिंग चल रही है, हज शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो लोग उसमें बिजी हैं, वो अपना देख रहे हैं उनके यहाँ क्या इन्वेस्टमेंट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। यूएई के अभी क्राउन प्रिंस भारत आए थे, और वो राजा साहब भारत आए थे, और वाइब्रेंट गुजरात में उन्होंने खूब इन्वेस्टमेंट की बातें की, और वो चले गए। एक शब्द नहीं बोला गया इसराइल को और फलस्तीन को लेकर के। करते रहो तुम्हें जो करना है। यूक्रेन देखो, इतने समय से वो पिट रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। इंडिया को तब तक मतलब था जब तक हमारे बच्चे रशिया में फंसे हुए थे, यूक्रेन में फंसे हुए थे। उन्होंने वो वहां से बाहर निकाल लिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये हालत है, हकीकत बोल रहा हूं मैं। और कहने के लिए वो सबसे ज्यादा गेहूं है और सबसे ज्यादा गैस है और क्या क्या है, किसी को कोई नहीं, सब अपने ऑल्टरनेट देखो निकाल लेते हैं। किसी के बिना किसी का काम रुकता नहीं है।
इसलिए इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए जब वो पब्लिक पोजीशन होल्ड कर रहा है तो झगड़े झंझट में जरा कम पड़े। पब्लिक लाइफ में लड़ाई झगड़े के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और मालदीव्स को तो बल्कि अपने श्रीलंका से सीखना चाहिए। श्रीलंका ने थोड़ी हद की थी, बीच में श्रीलंका की क्या हालत हुई थी। उनके यहाँ इंटरनल इतना जबरदस्त रिवोल्ट हो गया था कि महिला जयवर्धने और लसित मलिंगा जैसे जो उनके स्टार क्रिकेटर्स हैं उनकी बीवियां तक सड़कों पर उतर आई थी। क्रिकेटर्स खुद नहीं उतर रहे थे पर उनके परिवार उतर रहे थे, महंगाई का वो आलम है। उन्हें वेनेजुएला से सीखना चाहिए जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स लोगों के घरों में बर्तन मांजने के लिए आमादा हो गए थे क्योंकि सैलरी सरकार नहीं दे पा रही। उन्हें ग्रीस से सीखना चाहिए जिसने ओलंपिक कराए थे और ग्रीस की वो हालत हो गई कि पूछो मत। और नेपाल से सीखना चाहिए जो केपी शर्मा ओली के टाइम में जो नेपाल में जो हो रहा था। मालदीव्स को कुछ भी उल्टा नहीं, वो मालदीव्स क्या किसी को भी, एनी कंट्री फॉर दैट मैटर, किसी को भी झगड़े झंझट से जरा दूर रहना चाहिए। पाकिस्तान की देख लो आज क्या हालत है। पाकिस्तान सब कुछ करता है मगर वो क्या नहीं करता, अगर इतनी भारत से प्रॉब्लम है तो आप जो गुरुद्वारा है कौन सा है करतारपुर साहब है आप बंद कर दो। नहीं करेंगे, हाँ तो पैसा आ रहा है ना, US डॉलर में पैसा लेता है पाकिस्तान इंडियंस से। ये आपको शर्त मालूम होनी चाहिए। आपको वहां जो फीस पे करनी पड़ेगी अपनी, जो आप पाकिस्तान में एंट्री ले रहे हैं वो आपको US डॉलर में पे करनी पड़ेगी क्योंकि उस US डॉलर से पाकिस्तान अपनी ट्रेड करता है। अगर तुम इतनी गैरतमंद हो, अगर तुम्हारा इतनी सेल्फ स्टीम हाई डिग्री की है, बंद कर दो दरवाजे। तुम्हारा देश है, कोई रोक तो पाएगा नहीं। अगर पैसा दिख रहा है इंडिया से आता हुआ, और इंडिया में इतनी जबरदस्त पॉपुलेशन है भी कि लोग जाते हैं, न केवल सिख जाते हैं बल्कि और भी मजहब के लोग जाते हैं श्रद्धा भाव से करतारपुर साहब, और इनकी जेब में पैसा पहुंचता है। झगड़ा नहीं करना है आपस में, सब लोग मिलकर के चलेंगे तो काम बनेगा। यूरोप देख लो, यूरोप एक समय में उसने 2 वर्ल्ड वॉर लड़ी थी और आज यूरोप बॉर्डर फ्री है। उनकी एक देश की बस जो है 3-4 देशों में घूमती हुई सवारियां पकड़ती हुई पहुंच जाती है। सिटी बस की तरह चलती है वहां पे इंटरनेशनल लेवल में। लोग पेरिस जाते हैं तो साथ में कहते हैं हम चलो नीदरलैंड्स भी हुआ है और बेल्जियम भी हुआ है। ऐसा टूर पैकेज बनता है। इंडिया से ही लोग जाते हैं, पेरिस भी जाएंगे, ब्रसल्स भी जाएंगे और एम्स्टर्डम भी जाएंगे। कोई रोकने वाला नहीं है, आराम से चलता है सब। थोड़ा सीखने की जरूरत है। ऐसा नॉनसेंस अप्रोच लेकर के चलोगे तो अभी से ही देख लो, एक ही महीने में ही देख लो क्या हो गया। झगड़ा तुमने किया तो क्या जरूरत थी बोलने की, चुपचाप रहते ना। कभी कभी खून का घूंट भी पी लेना चाहिए पब्लिक लाइफ में। चुप रहो और अपना काम करो। अगर आपको इतना ही बुरा लगा है आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्क करते और आप लोगों को और अट्रैक्ट करते अपनी ओर, तब तो पता चलता। ये क्या कहने की जरूरत थी बचकाने लोगों को। मुझे तो लगता है ऐसे नेशनल इमेज को खराब करने वालों को जेल में डाल दो। इनको आइंदा आने ही मत दो बाहर। इन्होंने 2 देशों के बीच में इतनी तकरार करा दी एक इंसान ने, केवल अपने एक स्टेटमेंट से, एक ट्वीट से वो हालत कर दी कि तुम्हारे यहाँ की फ्लाइट्स की बुकिंग रद्द, होटल रद्द। ऐसे इंसान को तो हमेशा के लिए जेल में डाल दो। इसके एक के बोलने की वजह से इतना देश को लॉस हो रहा है, ये तो बहुत खतरनाक है। दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है अगर ऐसा नागरिक एक देश में है तो। कोई जरूरत ही नहीं है बाहर वालों की। लिखेंगे जरा, इंडिया हैज रेटिफाइड सार्क कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग। सार्क कन्वेंशन, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? काठमांडू में है। और बिम्स्टेक का बांग्लादेश में कहाँ पर? ढाका में। और सार्क यूनिवर्सिटी कहाँ है? सार्क यूनिवर्सिटी, हाँ, ढाका। लिखिए, इंडिया हैज रेटिफाइड सार्क कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग in women and children for prostitution, in women and children for prostitution, in women and children for prostitution. नेक्स्ट लिखिए, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? लिखिए, मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंसीलिंग और डिस्गाइजिंग। मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंसीलिंग मतलब छुपाना, और डिस्गाइजिंग, ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है?
छुपा हुआ बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी क्या होती है, और हिडन हंगर क्या होता है कि छुपी हुई चीजों से क्या क्या चीजें निकल कर आ रही हैं भाई, बात छुपने की हो रही है, लोग बाहर निकल कर आ रही है। हिडन हंगर क्या होता है, मुझे भूख लगी, मैंने एक प्लेट जाकर के मोमो खा लिए, खाना नहीं खाया, खाना अच्छा नहीं लगता है, आज तो मम्मी कुछ बनाया ही नहीं है बढ़िया सा, चाउमीन खा लेता हूँ जाके, पेट भरा अच्छा लगेगा। फिर भूख लगी शाम को, फिर कुछ और खा लिया, गोलगप्पे खा लिए जाकर के, तो उससे क्या हुआ, पेट तो भर गया मगर न्यूट्रिशन नहीं मिला। पेट तो भर गया, मैगी खा ली 2 मिनट में बन जाती है, ऐसा कंपनी कहती है, खा ली, तो आधे घंटे में बन के तैयार हुई, हमने वो खा ली, मगर हमारा पेट नहीं भरा, पेट भर गया मगर जैसे कहते हैं शरीर को कुछ नहीं लगा, हिडन हंगर। फिर एक दिन स्कूल में असेंबली चल रही थी और प्रेयर के दौरान हम गश खा के गिर पड़े ग्राउंड में, हमको हमारे साथियों ने ठीक वैसे ही उठाया जैसे युद्ध के मैदान में सैनिकों को उठाया जाता है। फिर डॉक्टर ने बताया शाम को जब चेकअप पेरेंट्स ने कराया कि ये तो एनीमिक है, इसकी तो देखो आंखों के नीचे लालिमा है ही नहीं, खत्म है, इसको कुछ खिलाओ, इसको गाजर चुकंदर खिलाओ। फिर अब मन मार के भी वही गाजर चुकंदर खाना पड़ता है, और हमारे मैगी के ऊपर बैन लग गया, एम्बार्गो लगा दिया गया। ठीक है, हिडन हंगर, ऐसे ही डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डिसगाइज्ड और कंसीलिंग ये जो शब्द आए हैं, तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि मेरी एक जमीन है और हम सारे भाई मिलकर के खेती करते हैं, हम 4-5 भाई हैं, मगर जमीन इतनी बड़ी नहीं है, वो 2 भाई भी करते तो हो जाता उतना में, 2 भाई लगे हुए हैं बस, 2 भाइयों को हटा लोगे तब भी उतना ही प्रोडक्शन होगा जितना उनके होने से हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 2 भाई छुपे हुए रूप से बेरोजगार हैं, दे आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। समझ रहे हैं, वो कुछ और नया धंधा पानी देखेंगे तो इनकम बढ़ेगी। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि वो बेरोजगार हैं। पिताजी का पेट्रोल पंप है, हम पेट्रोल पंप पे जाकर बैठ गए, पिताजी तो बैठे ही रहते हैं, फिर हम थोड़ी देर में फ्रेंड का फोन आया, ओए तू क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा हूँ यार, आ जा, फिर बाइक उठाई चल दी है, पेट्रोल भी फ्री का ही है क्योंकि वो भी पिताजी का ही है, बाइक भी पिताजी ने दिलवा दी थी जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आया था। तो मैं कौन हूँ, मैं छुपे हुए तरीके का बेरोजगार हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं बेरोजगार हूँ। और कोई मुझसे पूछता बेटा तुम क्या करते हो, तो कहते हैं पेट्रोल पंप है। अब पेट्रोल पंप है किसका, पिताजी का, और इफेक्टिवली वो पिताजी का भी नहीं है, वो किसी लेडी के नाम पर उसका लाइसेंस होगा, क्योंकि सरकार यूजुअली लेडीज को पेट्रोल पंप का लाइसेंस देती है, जेंट्स को जरा कम देती है। अब मालूम चला कि जो काम अकेले पिताजी कर सकते थे वो बेटा जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी हनक दिखानी है। तो वो काम जहां आपकी कोई खास जरूरत है नहीं और जहां आपको ऐसा गुमान है कि आपके होने से बहुत कुछ हो रहा है, उस जगह पर आप डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो आप जो कर रहे हैं वो थोड़ा प्रोडक्टिव होना चाहिए, एटलीस्ट आप सेल्फ रिलायंट हो जाएं, आपका काम इतना होना चाहिए। और आप ये सोचें कि आज जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वो मेरे, मैं मतलब अगर मैं हट गया इस प्रोसीजर से तो क्या आउटपुट में कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, वो होता है। ठीक है, वो है, बस इतनी सी बात समझ में लेंगे। लिखिए, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंसीलिंग और डिस्गाइजिंग द आइडेंटिटी of illegally obtained proceeds so that they appear to have obtained proceeds मतलब होता है प्राप्तियां, जो आपने पैसा कमाया है, illegally obtained proceeds so that they appear to have originated, they appear to have, ऐसा लगे उन्हें देख करके, they appear to have originated from legitimate sources, legitimate sources, legitimate sources, full stop। अकॉर्डिंग टू IMF, आप कभी भी देखना जो प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम करते हैं उनसे कभी आप ऐसे ही बैठना या उनके पास बातें सुनना कि उनकी बातें किस तरीके की होती हैं, और जैसे ही वो प्रॉपर्टी आपकी फाइनल होने पर आई, उनका फर्स्ट होता है कि आप थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट का डिस्कस कर लेते हैं, सबसे पहला डिस्कशन यही होता है, क्योंकि वो जो ब्लैक एंड व्हाइट है उसी से तो जीवन चल रहा है।
अगर सब कुछ वाइट में हो जाएगा तो आईटीओ को जवाब देते नहीं बनेगा, इनकम टैक्स विभाग को। हम बताएंगे कहाँ से हमने क्या क्या किया है। और तभी आप देखना, मैं केवल एक ही प्रोफेशन की बात नहीं, कोई भी ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर गड़बड़ इस तरीके की होती है, वहाँ वो प्रोफेशन में रहने वाले लोग यूजुअली बहुत मोटे गोल्ड की चेन पहनते हैं, सभी हाथों में अंगूठियां पहनते हैं, उनकी गाड़ियां फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती हैं, बच्चा जो है उनका एक लड़के को कार दिला दी है, उसकी लद्दाख की ट्रिप खत्म ही नहीं होके दे रही है, क्योंकि पैसा है, वो जो कैश रखा है उसे भी तो खर्च करना है, ये होता है। और जब पैसा आता है ना तो दिल अपने आप खुल जाता है, उदारता अपने आप आ जाती है, ये हो ही जाता है। लोग अपने आप को थोड़ा सा टिंच करके रखने लगते हैं, थोड़ा सा बढ़िया लगने लगता है उनको, हम नए नए कपड़े पहन लें, वो दिखने लगता है। तभी देखना, जब पैसा आने लगता है तो इंसान के अंदर एक रौनक आ जाती है। जो पहले के लोग, कभी ना आईएएस में सेलेक्ट होने से पहले की फोटो देखना और आईएएस में सेलेक्ट होने के बाद की फोटो देखना, बिफोर एंड आफ्टर में, वो बिल्कुल वैसे ही होगा, लगता है जैसे वो जिम वाला पाउडर इन्होंने खा लिया है, बिल्कुल वैसे ही हो जाता है। हाँ सही कह रहे हैं, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम भी हो सकता है, जेंडर न्यूट्रल बात करो ना यार। हाँ। तो ऐसा है कि पैसे की रौनक हो जाती है। अब क्या है, सर ऑडियो नहीं आ रहा। जब इलेजिटिमेट हमारी इनकम हो जाती है तो फिर यह है कि कभी हम जब फंसते हैं, जांच के दायरे में आ जाते हैं, तो इसको एक केस बन जाता है जिसको हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स, आय से अधिक संपत्ति। हमारे जो एसेट्स हैं वो हमारे इनकम के प्रपोर्शन में होने चाहिए, जितना हम जो कमा रहे हैं उसी के हिसाब से भाई अपना खर्चा पानी निकाल के जो सेविंग्स हो रही हैं। हमेशा इंसान वही को तो करता है जो उसके जो इंडिस्पेंसिबल एक्सपेंसेस हैं वो तो कर रही हैं, अपने खाने पीने का खर्चा है, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, बच्चे की फीस है, वो सब निकाल करके, घर का रेंट है, उसके बाद जो बच रहा है सेविंग्स। और अगर सेविंग्स ऐसी हैं कि वो आगे भी पे कर पाएगा तो वो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स जो होती हैं, ईएमआई होती है, ईएमआई के बेस पर वो कुछ और एसेट अपना क्रिएट कर रहा है। जैसे आजकल बड़ा चस्का लग गया, आईफोन खरीद लिया है, 40,000 की कुल नौकरी है, आईफोन ले लिया है, ठीक है, जब तक उसका लोन चुक नहीं पाया तब तक आईफोन हो गया खराब या फिर टूट गया, तो ये हालत हो जाती है। एक ही सैलरी पे दो दो आईफोन के लोन चल रहे हैं, तो ऐसा जीवन चल रहा है। ठीक है, क्योंकि दिखावा बहुत जरूरी है। मैंने एथिक्स में आपको क्या सवाल करवाया था कि हम लोग, हमारी जो लाइफ है बहुत खराब हो गई क्योंकि हमने उसकी एक बहुत पैरोकियल डेफिनेशन तैयार कर ली है हैप्पी लाइफ की। अभी मैं एग्जैक्ट उसकी वर्डिंग भूल गया हूँ क्वेश्चन की। उसका यही मतलब था कि अपनी, हमने जो एक सक्सेसफुल लाइफ है ना उसकी डेफिनेशन हमने ये बना ली है कि हमारे पास बहुत बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, हम वेकेशन के लिए लक्षद्वीप ना जाएं, हम थाईलैंड जाएं। वो वाली बात है, लक्षद्वीप जाएंगे तो लोग हमें गरीब समझेंगे, इसीलिए पीएम को भी कूदना पड़ा इस बहस में कि आप वहां मत जाओ, यहीं तक रह जाओ। ठीक है, क्योंकि लोगों ने अपने आप को दिखावा इतना ज्यादा कर लिया है। हर दिवाली पर या होली पर या जो भी कुछ त्योहार आ रहे हैं बड़े, उनके उस पे नए से नए कपड़े ब्रांडेड पहनने हैं लोगों ने। अब जिम जा रहे हैं, वो बॉडी कम बन रही है, दिखावा ज्यादा हो रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो जब ऐसा होने लगता है, जब हमारी लाइफ की डेफिनेशन इन सब चीजों से जुड़ जाती है, तो फिर क्या चाहिए, पैसा। और वो पैसा आके नहीं दे रहा है उतना जो हम काम कर रहे हैं, तब हमें कुछ उल्टा करना पड़ेगा, तभी तो पैसा आएगा। क्योंकि जिंदगी तो चलानी है। इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हैं तो हमें चाहिए भी तो 1 मिलियन लाइक्स, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अच्छा क्वालिटी का कैमरा होना चाहिए। कोई खूबसूरत तो हम उतने हैं नहीं, तो बढ़िया लेंस का कैमरा हमें चाहिए, वो महंगा आता है थोड़ा सा। अच्छी डेस्टिनेशन पर जाके फोटो खींचेंगे, उसमें भी थोड़ा पेट्रोल वेट्रोल का खर्चा तो लगता ही है। फिर अपने थोड़ा टीम टाम के ऊपर भी खर्चा रहता है, तो रोज नया कपड़ा पहनना है, ये है। और गिफ्ट कल्चर में आजकल इतना ज्यादा हो गया, छोटी छोटी बात पर एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। हमें तो कभी किसी ने नहीं दिया देखो आज तक, ये सीधी बात बताए, ये वाली बात है। ठीक है, तो क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना, अब हमने जब इतना पैसा कमाना शुरू कर दिया गलत नजरिए को लेकर के, किसी की, जो इंसान देखो जो पढ़ लिख करके नौकरी कर रहा है ना, उसकी सैलरी कभी इतनी कम कभी नहीं हुई कि वो भूखा मरा हो, कभी नहीं हुई इतनी। ये तो हम लोगों ने अपने आप को बना लिया ऐसा कि हमें लगने लगा, शुरुआत से ही हमें लगने लगता है कि हमारी सैलरी कम है। मेरे एक दोस्त का प्लेसमेंट हुआ, वो गया, खैर वो शहर का क्या नाम लेंगे, मगर मेरी उससे बात हुई, सैलरी आ गई थी, मैंने कहा और भाई कैसा है,
उसका फर्स्ट होता है यार ये तो लग ही नहीं रहा है, कैसे चलेगा, खत्म हो जाएगा पैसा। मैंने कहा, पैसा तो होते ही खत्म ही हो जाता है, पैसे का क्या बात है इसमें। नहीं नहीं, खर्चे बहुत है। तो विस्तार से बात हुई तो बहुत से ऐसे खर्चे निकल के आए जो होने ही नहीं चाहिए थे, और हो ही जाते हैं, क्या करें। जब पैसा हाथ में आता है तो उसको खुजली हो जाती है ना हाथों में, खर्च करना है इसको। अब गलत हो गया है। अब क्या होता है कि जब हमारी वो गलत आदतें पड़ गई हैं तो फिर पैसा धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है, और वो बढ़ते 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 एक ऐसे लेवल पर आ जाता है जब आप उसे कंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको जरूरत पड़ती है मनी लॉन्ड्रिंग की। क्योंकि आप नोटों को अपने घरों में कहां तक छुपाओगे, ठीक है। कितनी अलमारियों में नोट भरोगे, कितने बेड में भरोगे, गद्दों में भरोगे, तकिए में भरोगे। फिर एक जरूरत है कि अब एसेट में लगाया जाए, जमीनें खरीदी जाएं। यहीं से अगर आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर करके उसे वाइट कर रहे हो तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और उसी से अगर आप वेल्थ मतलब आप प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं बेनामी संपत्ति, बेनामी प्रॉपर्टी। ड्राइवर के नाम पर बहुत बड़ी जमीन खरीद दी हाईवे के किनारे, ड्राइवर को सैलरी देते 15,000, और 15 करोड़ की प्रॉपर्टी ड्राइवर साहब ने खरीद ली है, घर बनवाएंगे, बिक जाएंगे ड्राइवर पूरे खानदान समेत, तब नहीं उसको खरीद पाएंगे उसको। और जब विभाग पूछता है कि ड्राइवर साहब बताओ कहाँ से आई, और ड्राइवर साहब को मालूम ही नहीं है, ना तो उन्हें उनके टैक्स के प्रोविजन पता है, ना उन्हें कस्टम ड्यूटी के या उसके जो जो ड्यूटीज जो सरकार लगा रही है उसका पता है, उसे कुछ नहीं मालूम है। उसे बस इतना पता है साहब ने उसके नाम पर जमीन खरीद दी है, या हो सकता है शायद इतना भी ना पता हो। ये हालत है। तो कभी कभी जब हम जो ब्लैक सोर्सेस से पैसा आता है उसको हम कोशिश करते हैं कि ये हम इसे वाइट कर दें ताकि ये पकड़ा ना जाए, हम पकड़े ना जाएं और जेल ना जाएं। तो ऐसी प्रक्रिया को विच इज वेरी मच इलेजिटिमेट इन इट्स नेचर वी कॉल मनी लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग में मतलब जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल के धो के निकाल लिया, वो वाली हालत है। लिखिए, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, लिखिए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, total value of global money laundering, total value of global money laundering syndicate is around 2 to 5% of world GDP. Total of global money laundering syndicate is around 2 to 5% of global GDP. 2 to 5% of global GDP. Global money laundering syndicate is 2 to 5%. यहाँ पे जो जो 2 बोल रहा हूँ वो TO2 है, तो उसको 225% मत लिख लेना। हाँ हाँ, वरना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखिए, हेडिंग डालिए, प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। कैसे करते हैं आज सीख लेते हैं, प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। हाँ हाँ हाँ, तुम केवल वही बात बोलते जो बोलनी नहीं चाहिए। तुम ऐसा इंटरव्यू में मत बोला ना, पता है ना। इंटरव्यू में बहुत बड़ी एक चीज या झूठी चीज दिखाई जाती है ना मॉक इंटरव्यूज में, वो तो बच्चा दूर बैठा होता है। ये बहुत बड़ा झूठ है। टेबल इतनी बड़ी होती है कि आप ऐसे हाथ आगे करेंगे तो आप उनको छू सकते हैं, उस टेबल पर बिठाया जाता है, और 3-4 लोग होते हैं वो आपको घेर के बैठते हैं। है वो तो पिक्चर मैंने देखी नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। हाँ, और उसमें सब बैठते हैं और आप उनको छू सकते हैं। ये मतलब ये मैंने एक सेलेक्टेड आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने ये वाली चीज बताई थी कि ऐसा ही होता है, और वो लोग आपकी नजरों में ऐसे नजर डाल के बात करते हैं। ठीक है, इंटिमिडेटिंग लग सकता है कभी कभी, बात नहीं करो, बात नहीं करो। कभी कभी वो डरावना लग सकता है क्योंकि आपकी थोड़ी सी हालत उस समय पतली हो चुकी होती है जब आप अंदर दाखिल होते हैं। कोई भी इंटरव्यू XYZ किसी भी चीज का हो, एक बहुत छोटी सी नौकरी 2-5 हजार की भी अगर आपसे कह दिया जाए इंटरव्यू होगा, अंदर लोग बैठे हुए हैं, इनसे जरा बात करो, तो घबराहट होना लाजमी है। और वो तो एक एपेक्स सर्विस के लिए देखिए जॉब है, सबसे बड़ी नौकरी मिलेगी। तो मगर यह है कि हमें क्या बोलना है। मैंने पहले भी बोला ना कि हम जिस लाइन में हैं वो लाइन बच्चों की लाइन नहीं है, हम बच्चे नहीं हैं। वो बात अलग है कि हमारे बाल काले हैं, ठीक है, और अभी भी हमारे अंदर कुछ मस्खरी करने की तीव्र इच्छा जाग उठती है थोड़े थोड़े समय में, मगर फिर भी हम बच्चे नहीं हैं। हमें मानना होगा, अपने आप को जरा समझाइए कि आप बड़े हो गए हैं, तो वैसी बातें करा करें। कभी भी आप किसी ब्यूरोक्रेट को बचपने की बात करते हुए नहीं सुनेंगे।
बहुत जोर से हंसना, ठहाके लगाना, ये सब आदतें नहीं होती हैं। या किसी ने कुछ भी बोला तो एकदम से तपाक से जवाब देना। थोड़ा सोचो, धैर्य से सुनो क्या हुआ है, क्या पूछा गया है, थोड़ा एक पॉज लो 2 सेकंड का, उसके बाद जवाब दो। आपके हर एक चीज में, आपके उठने बैठने बोलने चलने में दिखना चाहिए, क्योंकि वो जो दिखता है ना उसके नंबर होते हैं। आधे घंटे में आपको कोई क्या जज करेगा? 45 मिनट्स में आप कितने, आप 21 साल, 22 साल, 23 साल उम्र होती है लोगों की, ठीक है, और भी ज्यादा हो सकती है, 30 साल, 32 साल उम्र हो सकती है। इतने साल से जो इंसान जैसे पाल पोस के बड़ा किया गया, उसे 30 मिनट में जज करना है, कितना बड़ा टास्क है। इतना इजी नहीं है ये। अपने एक्सपीरियंस के दम पर वो लोग वो चीजें चेक करते हैं कि इसके अंदर अभी से क्या आदतें पड़ी हुई हैं। किसी ने कुछ बोला उसकी बात काट देना, ये बहुत खराब आदत होती है। किसी दूसरे कल्चर की कोई चीज हमने सुनी और हमको पसंद नहीं आई, तो ये बहुत खराब होती है। तुरंत एकदम वैल्यू जजमेंट पास कर देना, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बहुत खराब है। आपसे किसी ने नहीं पूछा कि होना चाहिए या नहीं, वो हो रहा है और होता रहेगा, क्योंकि वो जहां पर हो रहा है वो उनकी अपनी एक वैल्यू है। इसीलिए बहुत हार्श ओपिनियंस रखना, नेगेटिव बोलना, ये तो हो ही नहीं सकता, किसी तरीके से नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसी बातें बोलेंगे आप अपना लॉस करा लेंगे। और केवल आईएएस में नहीं, आईएएस कोई सफलता का या जिंदगी का एक इंडिकेटर नहीं है। हर जगह पॉजिटिविटी थोड़ी सी रहनी चाहिए, बस वो कोरोना की रिपोर्ट ना हो, बाकी सब जगह पॉजिटिव रह सकते हैं। लिखिए मनी लॉन्ड्रिंग में प्रोसेस जो हम लिख रहे हैं, फर्स्ट लिखिए प्लेसमेंट। प्लेसमेंट, द launderer introduces the money generated from the launderer। वैसे तो लॉन्ड्रर कौन होता है, धोबी होता है, मगर यहाँ पे लॉन्ड्रर कौन है? अपराधी है। लिखिए द launderer introduces the money generated from criminal activities into the financial system। criminal activities into the financial system, generated from criminal activities into the financial system, such as bank। Usually large amounts of cash is deposited in banks। Usually large amounts of cash is deposited in banks in installments of less conspicuous amounts। In installments of less conspicuous amounts of cash is deposited in banks in installments of less conspicuous amounts। This practice is called smurfing। This practice is called smurfing। बार बार बैंक जाते हैं और पैसे जमा कर देते हैं, अमाउंट्स, इस पे नजर ना आए। बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट जमा करेंगे तो उसमें पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा, पैन कार्ड नंबर, वो अपने आप ही रिपोर्ट पहुंच जाती है। दिखाना क्या पड़ेगा, अब तो सब सीडेड है, अकाउंट में ही जुड़ा हुआ है, अपने आप ही सिस्टम जनरेटेड मेल पहुंच जाएगा इनकम टैक्स विभाग के पास में, और वो रेंडमली चेक होते हैं अकाउंट्स। और उसमें अगर आप आ गए, देखो इतनी जगह पर टैक्स चोरी हो रही है कि सभी जगह पर विभाग के पास इतना रिसोर्स नहीं है। जहां जिसको चोर, तो वो देखो चोर हर कोई होता है, बस ये है कि तमगा उसे मिल जाता है जो पकड़ लिया जाए, बाकी सब चोर हैं। जिसको जहां मौका लग रहा है वो वहीं पे ही चौका मार रहा है। ये हालत है देश की, देश की क्या, सभी जगह की, खासतौर पे एशिया की। और एशिया से ज्यादा जबरदस्त तरीके के भ्रष्ट लोग अमेरिका में मिलते हैं, बस ये है कि वो गोरे हैं इसलिए उनकी ज्यादा बुराई नहीं होती है, वरना यहाँ से और भारत से ज्यादा भयानक चोर चाइना में बैठे हुए हैं, तो खा जाए पूरा उठा करके। राष्ट्रपति होकर जिंदगी भर बने रहेंगे, इससे ज्यादा भ्रष्ट इंसान और दूसरा कौन होगा? ये शी जिनपिंग ने अपने लिए व्यवस्था खड़ी कर ली है कि वो जिंदगी भर राष्ट्रपति रहेंगे। ये कोई शंकराचार्य का पद नहीं है तो आप जिंदगी भर बने रहेंगे, राष्ट्रपति हैं, इलेक्शन कराया करें समय समय पर। अगर चूंकि हम भ्रष्ट हैं तो हम वो चाह नहीं रहे हैं, हमने इतने गोरख धंधे कर रखे हैं कि अब कोई नया आएगा वो हमें बंद कर देगा। इसलिए ये है कि जब तक अपनी आखिरी सांस तक बने रहो पद के ऊपर। ऐसा चलता नहीं है ना यूजुअली ज्यादातर देशों में। लिखिए
देखिए, इलीगल कैश इज यूज्ड टू बाय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. Illegal cash is used to buy financial instruments such as bank drafts, postal orders, postal orders, money orders, etc. This is the riskiest stage, comma money orders, etc. पहले मनी ऑर्डर आते थे घर पर, जब यूपीआई जमाना नहीं था तो. This is the riskiest stage of the whole process. Next point, next stage है layering stage. This is the, क्या हो गया पीछे, क्या हो गया, कहाँ कहाँ अलग अलग जगहों पर छूट गया है क्या सबका? 4 लोग हैं, अलग अलग पॉइंट पे छूटा है सबका. बताओ किसी का कंप्लीट है, फिर से बोलूं क्या? अरे बाप रे, इलीगल कैश से बोलेंगे? इलीगल कैश इज यूज टू बाय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज बैंक ड्राफ्ट्स, पोस्टल ऑर्डर्स, postal orders, money orders, etc. Full stop. This is the riskiest stage of the whole process. Next point लिखेंगे लेयरिंग. जल्दी लिखो, समय सीमित है, काम बहुत ज्यादा है, आज इसको खत्म कराना है. नहीं आओ. उसमें क्या चल रहा है दूसरे टॉपिक में, दूसरी क्लास में क्या चल रहा है? ठीक है, वो हो गया. क्या बोला आपने, ब्रह्मो समाज चल रहा है? तो रामकृष्ण परमहंस आपने पढ़ लिया? अच्छा, टॉपिक ही शुरू हुआ है. केशव चंद्र सेन के बारे में पढ़ लिया? आदि ब्रह्मो समाज वाले थे तो? किसका था? देवेंद्र नाथ टैगोर थे. ठीक है. और हरिनवी ब्रह्मो समाज कहाँ पे, कौन से स्टेट का था? पंजाब. हरिनवी ब्रह्मो समाज. ठीक है. और पंजाब किसकी लेबोरेटरी मानी गई है? आर्य समाज की लेबोरेटरी. ठीक है. पंजाब में ही लोगों ने आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती को बंबई से पंजाब बुलाया था, और उन्होंने वहां जाकर के शुद्धि मूवमेंट चालू. मुझे तो ये तो राणा सांगा ने देखो किसको बुलाया, मोहम्मद गौरी को बुलाया. हाँ. हाँ. नहीं बुलाया? राणा राणा सांगा ने राजस्थान से इनवाइट किया था. सॉरी, मोहम्मद गौरी नहीं, ये क्या नाम था इसका? हाँ 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 हाँ, इब्राहिम लोदी. इब्राहिम लोदी. और कितनी मुश्किल हो गई फिर एंड में, क्या हुआ? और जैसे पंजाब में उनको बुलाया गया था, और अपने ही धर्म के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया फिर. 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं कि खुद ही इनवाइट कर दिया, और फिर आगे चल के मुश्किल पड़ गई. हिस्ट्री को कहानी की तरह से पढ़े. हिस्ट्री को ये सोच के मत पढ़ना अरे आईएएस पढ़ना है, अभी प्रीलिम्स आने वाला है. कभी याद नहीं होगा, जिंदगी बीत जाएगी. प्रीलिम्स तो जाने कितने निकल जाएंगे, वो हिस्ट्री याद नहीं होगी. अगर प्रीलिम्स सोच के हिस्ट्री पढ़ने बैठ गए तो उसको कहानी की तरीके से पढ़ो, और उसको उसको बार बार रिवाइज किया करो मन में, जुबान भी ना हिले. जैसे गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, जुबान भी नहीं हिलनी चाहिए. ऐसे मन में उसको हिस्ट्री को पढ़ो बार 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 बार. वो ऐसे ही आपके दिमाग में फिट हो जाएगी. और बहुत अच्छा तरीका ये है कि मैक्सिमम आप पीवाईक्यूज कर लें, और मॉडल क्वेश्चन जो जहां मिलता है वो करते चलो. उससे आपको बहुत अच्छा है. वो एक बार घट गई घटना, अब उसमें कुछ नया जोड़ना नहीं है. हो गया जो होना था, बस उसे याद ही तो करना है. इसमें इतनी क्या प्रॉब्लम की बात है? लोग तो ऐसा लगता है जैसे उनसे क्या उनकी जान मांग ली गई हो हिस्ट्री पढ़ने के नाम पे. ऐसा घबरा जाते हैं. ये नहीं करना है. देखिए, लेयरिंग इन्वॉल्व्स सेंडिंग द मनी थ्रू. अब तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया कि अहमद शाह अब्दाली को बुलाया था या उसको बुलाया था. तो राणा सांगा कब थे? हाँ.
तो इब्राहिम लोधी को बुलाया होगा, ठीक है। देखो, लेयरिंग इन्वॉल्व्स सेंडिंग द मनी थ्रू वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। लेयरिंग इन्वॉल्व्स सेंडिंग द मनी थ्रू various financial transactions to change its form and make it difficult to follow, to change its form and make it difficult to follow. Yes, and make it difficult to follow. Here criminal proceeds are disguised by using several layers of complex financial transactions. Criminal proceeds are disguised by using several layers of complex financial transactions. Several layers of complex financial transactions. Several layers of complex financial transactions. Full stop. Next, लिखेंगे integration. Integration. भाई जैसे एक त्योहार मनाया जाता है धनतेरस से, धनतेरस का आपको पता है, धनतेरस का कोई भी मतलब नहीं है गोल्ड से, गोल्ड, सिल्वर, कोई भी चीज, स्टील, कोई लेना देना नहीं है इसका धनतेरस का। ये सब अमीरों की चोचले हैं। सर झाड़ू, जी, सर झाड़ू अब मुझे को मालूम नहीं, वो तो खैर वो इसलिए बोला जाता है। देखिए ऐसा है, एक मान्यता है, लक्ष्मी जो है वो सफाई की देवी बताई गई है, लक्ष्मी, ठीक है। लक्ष्मी केवल वहीं रहेंगी जहां सफाई होगी। इसलिए सबसे जो बिजनेस पर्सन्स हैं उनको तो बहुत एसेंशियल है कि उनकी दुकान या उनका जो भी सेटअप है वो बहुत क्लीन रहे, साफ सुथरा रहे। ये एक गुड हैबिट है, अच्छी प्रैक्टिस है, आप जहां भी बैठे साफ रहे, इसीलिए उसे धर्म से जोड़ दिया गया। झाड़ू जो है सफाई का प्रतीक है। आज के टाइम में झाड़ू जो है वो केजरीवाल साहब का भी प्रतीक है, मगर यह है कि सफाई रहनी चाहिए, इसलिए उसका पूजन किया जाता है। और देवी को कहा गया है कि लक्ष्मी जो है वो पाताल से आती है, पाताल निवासिनी बताया गया है माइथोलॉजी में। इसलिए कि जो हमारे जो ड्रेन्स होते हैं वो साफ रहें, नालियां साफ रहें। और नाली साफ रखने की प्रथा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से चली आ रही है। ड्रेन्स आपके साफ नहीं होंगे, सब कुछ चौक हो जाएगा। तो नालियां साफ रहें, दीपक जलाया जाता है ड्रेन्स के पास में, नाली के पास भी एक दीपक रखा जाता है, क्योंकि पाताल निवासिनी को रास्ता मिलेगा आने के लिए, ऐसी मान्यता है। मगर ये भी लगता है कि लक्ष्मी आती उल्लुओं के ही पास है ज्यादातर जो है, अगर उल्लू के पास, क्योंकि उल्लू उनका वाहन है, इसलिए इंसान के पास जब लक्ष्मी आती है ना, उसको इतना गलत यूटिलाइज करने लगता है। हम अभी ये सोच रहे हैं हम पे पैसा आ जाएगा, हम ये करेंगे, और जब आता है तो हम उसका ज्यादा मिसयूज करते हैं, उसका प्रोडक्टिव यूसेज हम, क्योंकि वो जितना ज्यादा पैसा आता है उतना दिमाग पे पर्दा पड़ता चला जाता है, इसलिए इंसान का दिमाग खराब हो जाता है जब पैसा ज्यादा आने लगता है। तो इसीलिए पैसा उतना ही रहना चाहिए जितनी हम मेहनत कर रहे हैं। जब मेहनत कम में ज्यादा पैसा आने लगता है, जो आजकल का एक नया ट्रेंड बन गया है, बहुत गलत चीज है, बहुत ही गलत है। हम बहुत खराब दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और फिर वही है, फिर यही सब की नौबत, यही सब सीखना पड़ेगा, लेयरिंग कैसे होती है और क्या क्या करना है। आप सीधी रास्ते पे नौकरी करो या आप बिजनेस करो, ईमानदारी से जो आपने सामान बेचा है आप उसका बिल बना करके दो, जो बनता है, जो जैसा बनता है, आपको कभी किसी चीज की टेंशन नहीं होगी। मैंने कितनी बार देखे हैं, हमने पलटन बाजार में भी बहुत से लोग हैं, कोई कोई कहता है हम यूपीआई नहीं लेंगे, और कोई है छोटी छोटी चीज का बिल बना के देते हैं। जिंदगी ज्यादा आसान उनकी है जो बिल बना करके दे रहे हैं, उनको कुछ नहीं। सच बोलने वाले को क्या छुपाना है, कुछ भी नहीं छुपाना है, उसने तो कल भी वही बोला था, आज भी वही बोल देगा। और झूठ बोलने वाला समझे, उसे याद रखना पड़ेगा उसने कल क्या बोला था, आज क्या बोला था, वो वाली बात है। ईमानदारी से चलोगे, अपनी लाइफ बहुत पक्की है। देखो, ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये प्रैक्टिस की बात है, सीधी सी लाइफ है यार। आप जितना उसको सिंपल रखोगे ना उतना बढ़िया। आप अपनी एनर्जी को अपने ऊपर खर्च करो, ना कि झूठ बोलने में और उस पर पर्दा, सच पे पर्दा डालने में। बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है लाइफ में। और कभी कभी क्या होता है कि हम झूठ बोलने की हमारी आदत पड़ गई, तो हम ऐसा कुछ कर बैठते हैं अपनी जिंदगी में कि फिर हमारा कोई साथ भी नहीं दे पाता है कोई, मतलब उस स्थिति से हमको बचा नहीं सकता है, फिर हमें खुद ही को निपटना पड़ता है।
तो ऐसी चीजों से हमें जरा दूर रहना चाहिए। लिखिए इंटीग्रेशन। At this stage, money re-enters the mainstream economy. At this stage, money re-enters the mainstream economy in a legitimate looking form. In a legitimate looking form, the mainstream economy एक 10 बिलियन इकोनॉमी या 10 ट्रिलियन इकोनॉमी करके कुछ एक किताब का नाम है। हमारे फॉरेन फाइनेंस सेक्रेटरी रहे थे गर्ग साहब, सुभाष चंद्र गर्ग, उनकी लिखी हुई किताब है वो। अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको बहुत। और एक है इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस, जो हमारे मन की बात जितनी प्रधानमंत्री जी ने कही है उसके 100 एडिशन से ज्यादा अब हो चुके हैं, मगर उसमें 100th एडिशन तक पीएम ने जो मन की बात में जो भी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं और उसका कहाँ कहाँ से आई है, उसका एक कलेक्शन है, इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस। वो बहुत ही शानदार किताब है। किसी को अगर आपको किताब पढ़ने का शौक है आप जरूर वो किताब, प्रधानमंत्री की इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस, और सब जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी मिल जाएगी। लिखिए in a legitimate looking form in and gets inseparably mixed with legitimate funds. Mainstream economy in a legitimate looking form, mainstream economy in a legitimate looking form, and gets inseparably mixed with legitimate funds. Legitimate funds. Inseparably mixed with legitimate funds. These funds are usually used for investment in business ventures. These funds are usually used for investment in business ventures. These funds are usually used for investment in business ventures. क्या होता है, आपने एक एंजल इन्वेस्टर का कॉन्सेप्ट सुना होगा। किसी ने स्टार्टअप अपना चालू किया, उसकी फंडिंग कर दी, आप बहुत बड़े धन्ना सेठ हैं और आपको वो एक आइडिया पसंद आया नए लड़के को पैसे की जरूरत है, आपने अपनी बोरी में हाथ डाला, थोड़ा सा पैसा निकाला और लड़के को पकड़ा दिया। आप तो उसके लिए क्या हुए, एंजल हुए, एंजल फरिश्ता बनकर आए हैं आप उसकी जिंदगी में, आप एंजल इन्वेस्टर हैं। ठीक है, ये कुछ वैसी बात है कि पार्षद का चुनाव लड़ना है तो विधायक जी के घर गए, विधायक जी थोड़ी मदद कर दीजिए, विधायक जी ने पैसा दे दिया आपको, या जाओ बेटा चुनाव लड़ो। अब आप क्या करेंगे, अब आप उस पैसे को लौटाएंगे, जो भी उल्टे सीधे जो भी काम करेंगे। भाई मार्केट से पैसा उठाया है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है, तो चुकाना तो पड़ेगा ही। तो कैसे चुकाओगे, सैलरी मिलती नहीं है सरकार से उतनी ज्यादा, इसीलिए तो होता है सड़क बनाने का फंड आया, सड़क बनी नहीं, फंड सारा खत्म हो गया, पता नहीं क्या हुआ होगा उसका। ये चीजें हो जाती हैं। लिखिए these funds are usually used for investments in business ventures, real estate, purchase of luxury items, etc. Purchase of luxury items, etc. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग is dealt under the provisions of money laundering is dealt dealt under the provisions of Prevention of Money Laundering Act 2002, Prevention of Money Laundering Act 2002। यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे जब ये आया था। श्री यशवंत सिन्हा किसान क्रेडिट कार्ड लेकर आने वाले वित्त मंत्री थे, ये ध्यान रखिएगा। और किसान क्रेडिट कार्ड को जो हमारे जो पाइसी कल्चर वाले जो जो हमारे फार्मर्स हैं जो मछली उत्पादन करते हैं उनको देने का काम श्री अरुण जेटली के समय में, पीयूष गोयल बजट लेकर आए थे, उन्होंने ये काम किया था। अरुण जेटली की थोड़ी तबीयत खराब रहने लग गई थी, तो उसको फिर वो उन्होंने, पीयूष गोयल ने उस बजट को देखा था प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप में, तो उसमें एक आ गया था कि इसमें उन किसानों को भी लेकर आओ जो मछली उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, पीएम किसान संपदा योजना है जिसमें हमें, हमारा टारगेट है कि हम 70 लाख टन, 70 लाख टन हम एडिशनल मछली उत्पादन करें अपने देश में।
और हमारे यहाँ दोनों तरीके का होता है, कोस्टल फिशरीज है और इनलैंड फिशरीज है। इनलैंड मतलब नदियों में, पॉन्ड्स में, और जो जो घरों में जो तालाब वगैरह बना लिए हैं उसमें, और जो जो भी जरिए हैं। और एक होती है कोस्टल, मतलब अपने जो समुद्र में जा जाके मछली पकड़ते हैं। तो सारा उसको कलेक्टिव में उसको 70 लाख टन तक बढ़ाने का विचार पीएम मत्स्य संपदा योजना है भारत सरकार की। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, money laundering can be defined as follows. Money laundering can be defined as follows. देखिए, whosoever directly or indirectly attempts to, whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assists, whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assists, or knowingly assists, or knowingly is a part, or knowingly is a part, or is actually involved in any process or activity, or actually involved in any process or activity। ये सरकारी भाषा होती है, थोड़ी ऐसी कंफ्यूजिंग सी रहती है, इसमें इतने कॉमा इतने सेमी कॉलन लगा देते हैं और केवल वकील ही समझ पाते हैं। इसलिए पीएम मोदी ने कहा है कि जो भी बिल बनाओ, जो भी एक्ट बनाते हो, ड्राफ्ट तैयार करते हो, दो बनाया करो, एक अपने वकीलों के लिए रखो और एक कॉमन लोगों के लिए रखो। उन्होंने भी बोला है, तो अब आइंदा जो भी एक्ट्स बनेंगे उसके दो तरीके के ड्राफ्ट तैयार कराए जाएंगे। बोले ऐसे इतना कर देते हो कि वो समझ में ही नहीं है, इंसान को खुद को ही नहीं पता है कि उसमें लिखा क्या है, किस बात की उससे सजा मिल रही है। जैसा वकीलों ने बोल दिया वैसा उसने मान लिया। बोले ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। और डिक्री जो होती है ना, जजमेंट का फाइनल, जो जजमेंट का वो वाला भाग जिसमें सजा सुनाई गई है, उसको जो भी पिटिशनर है या जो भी जो रिस्पोंडेंट है या जो व्यक्ति, जो पार्टीज हैं बेसिकली केस की, उनको उनकी मदर टंग में भी देना है, ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट से। ऐसा नहीं चलेगा काम, अंग्रेजी में उसको पता ही नहीं है। अपराध हुआ था कहीं साउथ में, कहीं हुआ था कर्नाटक में, तमिलनाडु में, जजमेंट आया इंग्लिश में, तो इसका हम करेंगे क्या भाई, हम खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या है। तो जो मेन जो पार्ट होता है उसका, वैसे तो जजमेंट तो 6,000 पन्नों के आते हैं, उसकी तो कोई टेंशन नहीं है, मगर 6,000 पन्ने ट्रांसलेट कौन करेगा, इस पर इतना कितना टाइम है। वो जो 7, 8, 10 पन्ने का जो जजमेंट जो मेन पार्ट होगा वो ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। लिखिए, knowingly assists or knowingly is a part or is actually involved in any process, or actually involved in any process or activity connected with proceeds of crime, connected with proceeds of crime, including its concealment, in connected with proceeds of crime, including its concealment or possession or acquisition। अभी एक के घर में इतना नोट निकला ना झारखंड में, नोट गिनने की मशीन ही टूट गई, खराब हो गई मशीन, नई मंगाई गई। फिर भगवान ऐसा पैसा हर किसी को दे भाई, हम तो यही चाहेंगे। नोट गिनते गिनते मशीन ही टूट गई, वाह क्या कमाई की है जिंदगी में। थक गई टीम्स, थक गई, उन्होंने कहा और लोगों को भेजो, वर्कफोर्स की कमी पड़ रही है यहाँ पे, इतना पैसा अकेले इंसान ने कमाया अपनी लाइफ में, भाई वाह, मानना पड़ेगा। 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए ऐसे लोगों को तो, और एक इनको तोप के सामने खड़ा भी कर दो, तब तो बात है। मैं सोचता हूँ इतना पैसा कमाया होगा तो उसने कितना लोगों को परेशान किया होगा, तब जाकर के इतना पैसा आया उसके पास में। केवल उसके पास एक पब्लिक ऑफिस होगा, कोई कहीं को किसी काम पे बैठा होगा, लोगों की एक फाइल पास करने के लिए, उन्हें कितने हद तक वो गिर गया होगा, जो आज उसने इतना पैसा कमाया है। मशीनें खराब हो रही हैं, वाह भाई वाह। वो बोल रहे हैं हम, हमारी इतनी साल की नौकरी हो गई, आईआरएस अधिकारी कह रहा मेरी इतने साल की नौकरी होगी, मैंने इतना पैसा एक बार में नहीं देखा जितना इनके घर में मिल गया है। हमने बैंकों में इतनी तिजोरियों में पैसा नहीं देखा जितना, मतलब समझ लें आप कि एसबीआई वगैरह की तिजोरी में उतना पैसा नहीं रहता है ब्रांच में, जितना उनके घर के कमरे में भरा हुआ। भाई वाह, बहुत ही बढ़िया है। तो म्यूजियम बनाना चाहिए उस कमरे को, तो सब लोग देखें।
प्रेरणा ले जा करके। लिखिए इसमें इंक्लूडिंग इट्स कंसीलमेंट कॉमा पोजेशन कॉमा एक्विजिशन और यूज सर एक्टिविटी के बाद एक बार रिपीट कर देंगे। एक्टिविटी एक्टिविटी। any process or activity connected with proceeds of crime including its concealment comma possession comma acquisition or use and protecting or claiming it or protecting and claiming it as untainted property TAIN untainted property shall be guilty of the offense of money laundering. Full stop. Next paragraph लिखेंगे guilty of the offense of money laundering. Next paragraph लिखेंगे कि the enforcement directorate is the nodal agency. The enforcement directorate जिसे प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं, ईडी, आजकल जगह जगह ईडी के छापे पड़ रहे हैं. Enforcement Directorate is the nodal agency for the implementation of PMLA 2002. Is the nodal agency NODAL for the implementation of PMLA 2002. भ्रष्टाचार करते हैं जब कभी अधिकारी लोग सस्पेंड होते हैं या उनकी नौकरी पर बात आ जाती है, तो अक्सर कहते हैं कि हमें आदेश मिला था ऐसा करने के लिए, ऊपर से किसी ने बोला होगा या वर्बली बोल दिया कि ऐसा कर दो, बाद में उन्होंने जो पॉलिटिकल मास्टर्स थे उन्होंने साथ छोड़ दिया और अधिकारी फंस गए. उस जगह पर बैठने वाले व्यक्ति को हमेशा ये सोचना चाहिए कि आप इतनी मेहनत करके उस जगह पे पहुंचे हैं, अगर आपने उल्टा काम किया और आप सस्पेंड हो गए या टर्मिनेट हो गए, नौकरी से निकाल दिए गए, तो आपका तो सब कुछ चला गया. राजनीति वालों का कुछ नहीं जाता. वो चुनाव हार जाएंगे, वो मेहनत करेंगे, फिर 5 साल बाद वो फिर एंट्री ले लेंगे, सिस्टम में वापस आ जाएंगे. मगर आप एक बार बाहर हुए तो हो गए, आपका फिर कुछ नहीं हो सकता. और चोर का तमगा लगेगा, फिर राजनीति में वोट भी नहीं मिलेगा, ये भी जान जाओ. तो अपना जिला बचाने के लिए कि अभी मेरा ट्रांसफर ना हो जाए, ट्रांसफर से बचने के लिए पूरी नौकरी पे दाग लगवा रहे हो. अरे चला जाए ना, कभी नौकरी तो बची रहेगी. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इस जिले से हटा करके जिला वापस लेके कोई विभाग में डाल देंगे, बेकार सा कोई डिपार्टमेंट होगा जहाँ कोई काम करने का स्कोप नहीं होगा. ऐसा लोगों को लगता है. ऐसा कोई डिपार्टमेंट है तो होता नहीं जहाँ पर काम करने का स्कोप ना हो. अगर ऐसा ही होता तो डिपार्टमेंट क्यों बनता, फिर उसको कहीं इधर उधर जोड़ दिया जाता. और एक डिपार्टमेंट है, उसमें काम करने की जगह है, अगर आप करना नहीं चाहते, आप चाहते हैं वही है ल्यूक्रेटिव डिपार्टमेंट हमेशा ही. इसलिए इंसान ये सोचता है कि मैं बस डटा रहा हूँ. राजा की सीट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 3 साल 4 साल, ये तो बहुत बोल रहा हूँ मैं, एक साल में लोगों के ट्रांसफर होते हैं. अशोक खेमका एक IAS अधिकारी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसका टाइटल है जस्ट ट्रांसफर्ड, क्योंकि वो हार्डली 10-12 दिन एक जगह पे टिकते थे, फिर उनको ट्रांसफर कर दिया जाता था. ये तो उनकी कहानी है. ट्रांसफर से नहीं डरना चाहिए. किरण बेदी की से एक लड़की ने पूछा कि मैं बड़ी होकर IPS बनना चाहती हूँ, मैं बुरे बदमाश जो पॉलिटिशियंस हैं उनको पकड़ के बंद करना चाहती हूँ, मगर मुझे डर लगता है वो मेरा ट्रांसफर कर देंगे. तो किरण बेदी बोली कि मेरा कैडर था एगमुट, अरुणाचल, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरीज, ये उनका कैडर था. यूनियन टेरिटरीज में एक आता है अंडमान, एक है लक्षद्वीप. बोले लोगों को ज्यादा से ज्यादा अंडमान ट्रांसफर कर देंगे, समुद्र में तो नहीं घुसा देंगे आपको. अंडमान में लोग रह ही रहे हैं, लक्षद्वीप में भी रह ही रहे हैं. किरण बेदी खुद रही हैं. किरण बेदी अरुणाचल में भी रही हैं, दिल्ली में भी रही हैं, चंडीगढ़ में भी रही हैं. ठीक है, उनको परेशान करने के लिए उनका ट्रांसफर तिहाड़ कर दिया गया था, केवल इसलिए कि इनका दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा. आज तिहाड़ में उनकी लगाई हुई फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, उनके टाइम की खोली हुई बेकरी, वहां पे बिस्किट बन रहे हैं, कैदी कंबल बना रहे हैं.
जो दुर्दांत बदमाश थे, जो कैदियों को अकेला नहीं छोड़ा जाता था कि जेल के अंदर इन्हें छोड़ देंगे, जेल के अंदर मार डालेंगे, ऐसे कैदियों को विपासना का कोर्स करा करके और उनसे अपने अपराध कबूल करवा दिए। ये किरण बेदी का सिस्टम था। उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाई, उनकी कंपलसरी था, रोज योगा करना पड़ेगा, रोज पूजा करनी पड़ेगी, सवेरे आओ, टाइम पर आओ, नहाओ, गंदे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, उन्होंने सबका लगाया कि हेयर कट करो सबका, इनको बाल, इनके नए कपड़े बना करके दो, टेलर बुलाओ। अधिकारी होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। तो कहते हैं वो पुलिस विभाग में, कहते हैं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में, पीटीएस में अगर भेज दिया, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में, ट्रेनिंग एकेडमी, पनिशमेंट पोस्टिंग है। अरे आपको हवलदार तैयार करने हैं, कांस्टेबल, आपको फोर्स तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई, ये पनिशमेंट है? आपको स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया, किसी स्कूल का प्रिंसिपल होना पनिशमेंट होता है क्या? कैसी बात कर रहे हैं, बचकानी बात कर रहे हैं। आपको आईजी बना करके आप देखो कि एक ट्रेनिंग, बल्कि आपको तो गर्व होना चाहिए कि मेरे, मैं 3 साल रहा हुआ, 3 साल में 3 बैच पास होंगे, 6 बैच पास होंगे। फौलाद तैयार होना चाहिए मेरे नीचे, लड़का तैयार नहीं होना चाहिए। वो अब हम सोच रहे हैं नहीं नहीं, मेरा तो देहरादून का, मैं बस एसपी बन के रहूं जिंदगी भर। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है। ये यूट्यूबर आईएएस नहीं बनना है, काम करने वाला बनना है। ठीक है, लिखिए जरा, हेडिंग डालिए हवाला ट्रांसफर्स। लास्ट हेडिंग हवाला ट्रांसफर्स, हवाला, लास्ट टॉपिक है हवाला ट्रांसफर्स। ऑर्गेनाइज क्राइम आपका खत्म हो जाएगा। देखिए हवाला मींस ट्रस्ट, हवाला मींस ट्रस्ट। और मीडिया वाले पूरे दिन चिल्लाते सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, वो हवाले से ही सारी खबरें निकालते रहते हैं। और अखबार में लिखने के तरीका है कि नाम न छापने की शर्त पर बताया गया है, अंदर से निकाल लेते खबरें और उनका नाम न छापे। अब पता नहीं किसने बताया या आपने अपने मन से ही छाप दी हो खबर, पता ही नहीं चलता है। ठीक है, देखिए हवाला मीन्स ट्रस्ट, फुल स्टॉप। इट इज अ सिस्टम ऑफ ट्रांसफरिंग मनी एंड प्रॉपर्टी, इट इज अ सिस्टम ऑफ ट्रांसफरिंग मनी एंड प्रॉपर्टी in a parallel arrangement, in a parallel arrangement, avoiding the traditional banking system, in a parallel arrangement, avoiding the traditional banking system। मैंने गोल्ड के बिस्किट्स खरीदे थे, दुबई गया था मैं छुट्टी मनाने के लिए, मुझे लगा बहुत अच्छा है, सोना बहुत बढ़िया तैयार है यहाँ, तो बिस्किट्स खरीद लेता हूँ, ब्रिक्स खरीद लेता हूँ। मगर मैं इंडिया लेकर कैसे जाऊँ, तो कस्टम में रोका जाएगा, मुझे जेल हो जाएगी। तो मैंने वहां पे हवाला कारोबारी को ब्रिक्स पकड़ा दी, कह दिया इंडिया में मेरे एजेंट को दे दो, उनके पास इतना गोल्ड रहता है, वो भिजवा देंगे। भिजवा क्या देंगे, मतलब वो आपसे यहाँ से रिसीव कर लेंगे और वहाँ उसी समय वहाँ उधर मिल जाएगा, क्योंकि वो लोग अपना इन्वेंट्री मेंटेन करके चलते हैं। जैसे आपने उन्हें रुपया दिया, 50 लाख US डॉलर्स दे दिया आपने उनको, और कह दिया वहाँ हमारा न्यूयॉर्क में दे दो, दे देंगे। उनका सिस्टम चल रहा है, पैरेलल अरेंजमेंट चलता है, कोरियर से भेजने की जरूरत नहीं है, बैंक में डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ से पैरेलल चल रहा है, हवाला चल रहा है। ठीक है, लिखिए, it is a system of transferring money and property in a parallel arrangement, avoiding the traditional banking system, avoiding the traditional banking system। छूट गया ना? अपने पड़ोसी से पूछा छूटा कि नहीं छूटा, है ना? देखो यहाँ से बर्ड्स आई व्यू आता है, जानते हैं, जो ड्रोन में आता है ना, इस जगह से वही आता है, बर्ड्स आई व्यू। जो शादियों में वीडियोग्राफी होती है ना, ऊपर से दिख रहा है कौन क्या खा रहा है, वही मुझे यहाँ से खड़े होकर दिख जाता है। ये बार लोग फीफा का वर्ल्ड कप देख रहे थे, इसी क्लास की बात है। अब मुझे लगा चलो इनका फीफा फीवर है, हम क्लास के बाद उतारेंगे। फिर हमने उनसे बोला भी, या तो फीफा ही देखना है तो यार स्टेडियम में जाओ यार, देखो लाइव मजा लो। आप मुझे देख रहे हो फीफा भी देख रहे हो तो ऐसे नहीं चलेगा, दोनों नाव पे सवारी मत करो, डूब जाओगे। या तो फीफा ही देख लो आज घर पे बैठ के, या फिर आज क्लास ही कर लो, दोनों में से कोई एक चीज। देखिए देखो, ध्यान भटकने पे क्या होता है वो हमें देखना चाहिए। रोहित शर्मा को गुस्सा आ गया था, अभी उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी के ऊपर अपना गुस्सा निकाल दिया था। देखा आपने मैच? नहीं देखा? चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मत देखा करो। कल रोहित शर्मा महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, अगर कल भी मैच हरा दिया इंडिया ने। अभी किसके साथ चल रहा है हमारे, है? अफगानिस्तान के साथ। अगर हमने कल हरा दिया मैच तो 73 उनका है, शायद धोनी का है,
और 43 या 73 है, मैं नंबर कुछ भूल रहा हूँ, जितने भी हैं उससे अब एक नंबर वो आगे बढ़ जाएंगे टोटल मैच जिताने वाले कप्तान में। तो धोनी का रिकॉर्ड कल हो सकता है टूट जाए। अब धोनी तो अब संन्यास ले चुके हैं, वो तो छोड़िए। लिखिए, दिस सिस्टम वर्क्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्रस्टेड ब्रोकर्स। दिस सिस्टम वर्क्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्रस्टेड ब्रोकर्स who transfer the money secretly. This system works through a network of trusted brokers who transfer the money secretly. Full stop. लिखिए, transactions between हवाला brokers, transactions between हवाला brokers are made without promissory notes. Are made without promissory notes. Transaction between हवाला brokers are made without promissory notes. Within bracket लिख लीजिए P notes. P notes. Because the system is heavily based on trust. Because the system is heavily based on trust. The system is heavily based on trust. And the balancing of Hawala brokers books. Trust and the balancing of Hawala brokers books. Heavily based on trust and the balancing of Hawala brokers books. Next paragraph. As a profit, they charge a commission from the client. As a profit, they charge a commission from the client. And sometimes they also get a margin. They charge a commission from the client. And sometimes they also get a margin by just bypassing the official exchange rate. By just bypassing the official exchange rate. Sometimes they also get a margin by just bypassing the official exchange rate. जो आरबीआई ने जो तय कर रखा है, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसे हम बोलते हैं, जिसके थ्रू जो फ्री है, आप जानते हैं ना, इंटरनेशनल में एक्सचेंज रेट फ्री रहता है। डॉलर्स की अवेलेबिलिटी पर तय करता है कि हमारा जो एक्सचेंज रेट क्या रहेगा, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल कितना रहेगा। अगर हमें उनको बहुत ज्यादा पे करना है, जैसे मान लो आपको बहुत सारी चीजें खरीदनी है, चीजें उतनी लिमिटेड है, ठीक, गिवन द सप्लाई इज कांस्टेंट, इफ यू डिमांड समथिंग इन अ ग्रेटर वॉल्यूम, ऑब्वियसली द प्राइस विल शूट अप, ऊपर बढ़ जाएगा। ये तो बेसिक लॉ ऑफ डिमांड है। सप्लाई को कांस्टेंट मानकर चलोगे और डिमांड बढ़ रही है तो दाम बढ़ जाएगा। अब आप सप्लाई ऑफ डॉलर इज कांस्टेंट और आपको इंपोर्ट बिल ज्यादा पे करना है, आपने इतना ज्यादा क्रूड ऑयल मंगा लिया देश में कि अब आपको उनका भुगतान करना है सारा यूएस डॉलर्स में, तो आपके लिए डॉलर महंगा हो गया, इसको कहते हैं रुपया टूट रहा है, बात ये हो जाती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, पीछे कभी जो ऑनलाइन में बैठे हैं, कभी आपने अगर ये कभी सभी से मैं बोल रहा हूँ, कभी आपने अगर ये बात सुनी हो, वित्त मंत्री ने कहा था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था, उनको बहुत ट्रोल कर दिया था लोगों ने। मैं आज बताता हूँ उनकी बात, हो सकता है उनको इकोनॉमिक्स का उतना नहीं है मालूम, मगर उनकी बात एकदम गलत नहीं थी। जो लोग अधिकारी लोग बताते हैं, अब वो व्यक्ति है ना, उसकी जितनी समझ है वो, जो ठीक है, उन्होंने उतनी इकोनॉमिक्स हो सकता नहीं भी पढ़ी होगी, हम उनका पूरा सम्मान है, उनकी बात गलत नहीं थी। उन्होंने एक शब्द कहा कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, ये बात कही थी। लोगों ने मीम बना डाले इस बात के, ट्रोल कर दिया उनको कि मैं रेस नहीं हारा बाकी सब जीत गए, इस तरीके के मीम बनने लग गए। ऐसा नहीं है, समझो क्या है कि जिस समय रशिया के साथ में वॉर शुरू हुई, उस समय सब लोग ने अमेरिका का रुख कर लिया तेल खरीदने के लिए, ठीक है, गैस खरीदने के लिए, और जो भी बिल्स थे वो रशिया से हट करके उधर चले गए। तो अब ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ रही है, ठीक, अब डॉलर की जरूरत पड़ रही है, तो क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल नहीं बढ़ा है, मगर मार्केट में डॉलर का क्रंच हो रहा है, जिसकी वजह से डॉलर मजबूत हो रहा है, ओवरऑल डिमांड बढ़ रही है। समझ रहे हो ना? मेले में ऐसा ना, आप रोज टमाटर 1 किलो खाते थे, आपके घर में रोज 1 किलो टमाटर खाया जा रहा था, आज भी खाया जा रहा है, मगर आज जब आप बाजार पहुंचे तो आपने देखा कि आज पता नहीं क्यों और लोग भी टमाटर मांग रहे हैं, तो आज आपको टमाटर थोड़ा महंगा मिला,
इसका मतलब ये नहीं कि आपकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी पर कुछ अंतर पड़ गया है, बस ये है कि कंपैरेटिवली हमें महंगी पड़ रही है वो चीज। इसी को आप यहाँ पे समझ लो कि दूसरे देशों की डिमांड की वजह से डॉलर जो कि महंगा हो गया था, इसलिए रुपया थोड़ा सा कमजोर दिखने लगा कंपैरेटिवली। तो यहाँ से बात निकल कर आया, रुपया नहीं कर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। ये बात बहुत क्लियर थी पहले ही दिन से, मगर क्या है कि लोगों में उतनी अकल नहीं है। उसके लिए आपको बहुत अर्थव्यवस्था समझनी पड़ेगी। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहुत टिपिकल टॉपिक है ये तो मैंने तो आपको बहुत खैर सहज भाषा में समझा दिया, अदरवाइज तो ये बहुत टेढ़ी खीर है। रूस के साथ तेल खरीद रहे हैं और अमेरिका को भुगतान करना है और क्या क्या करना है, जो भी कुछ बातें हैं, ये इतना सिंपल नहीं है। और जब मीडिया वाले इतने सारे सामने बैठे होते हैं तो कोई भी मिनिस्टर कभी भी घबरा सकता है, कभी कुछ का कुछ निकल जाता है मुंह से। उसमें इतना ट्रोलिंग नहीं करनी चाहिए। मुझे तो लगता है ज्यादा ट्रोल करने से अच्छा आप अपने आप को सशक्त बनाओ, खुद मंत्री बनाओ, पता चल जाएगा। पार्षद का भी चुनाव जीत के दिखा दो, मैं तो कहता हूँ, खुला चैलेंज बोलता हूँ। अपने मोहल्ले में जिसमें रह रहे हो ना, जहाँ पैदाइश हो जिस मोहल्ले की, उसी के पार्षद बन के दिखा दो, मालूम चल जाएगा वित्त मंत्री क्या होता है देश का। देखो इसको खत्म करते हैं। इसमें आपने लिख लिया देयर इज नो प्रोमिसरी इंस्ट्रूमेंट, लिखिए हेयर नो प्रोमिसरी इंस्ट्रूमेंट इज एक्सचेंज्ड। लाइन लिख लीजिए हेयर नो प्रोमिसरी इंस्ट्रूमेंट इज एक्सचेंज्ड। देखिए इन इंडिया हवाला इज इलीगल एंड अनरेगुलेटेड। इन इंडिया हवाला इज इलीगल एंड अनरेगुलेटेड। इन इंडिया हवाला इज इलीगल एंड अनरेगुलेटेड। हमारे यहाँ सट्टा लगाना अलाउड है या नहीं है? नहीं है। हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स ट्रेसिंग, हॉर्स रेसिंग में नहीं है। और कहां पर है? सट्टा लगाना अलाउड है या नहीं है? तो ड्रीम 11 पे आप क्या करते हो? हाँ हाँ, देखो देखो, ऐसा ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपस में जरा बात किया करो। आपको आपस में बातचीत में पता चलेगा कि हमारे साथी को और क्या क्या मालूम है। अगर कंपटीशन काटना है ना, तो इस जानो कि आपके बगल वाले को क्या क्या पता है। इसी को बोलते हैं कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता। मैं गला काटने के नहीं कह रहा, मगर आप उसके पेट में छिपी बात तो पता कर ही सकते हो। उसने देखो हॉर्स रेसिंग की बात बता दी, घोड़े पे सट्टा लगाना इज नॉट अलाउड और अलाउड, नॉट अलाउड। अभी जीएसटी में उसकी स्लैब्स फिक्स नहीं हुई है। कैसीनो खेलना अलाउड है कि नहीं है? जुआ खेलना, गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेम्स। गैम्बलिंग अलाउड है कि नहीं है, ये सब देखना। गैम्बलिंग देखना, हॉर्स रेसिंग देखना और बेटिंग देखना, तीनों चीजें अलाउड है कि नहीं है, और तीनों जीएसटी में है कि नहीं है। हॉर्स रेसिंग, गैम्बलिंग एंड बेटिंग। जुआ खेलने में और सट्टा लगाने में अंतर होता है, ठीक है? सट्टा इन चीजों पर लगता है जो फॉरवर्ड होती हैं, मतलब जो होने वाली हैं फ्यूचर में, बारिश होगी कि नहीं होगी, ठीक है, या कुछ भी है, किसी भी चीज को लेकर के, या क्रॉप्स को लेकर के सट्टा लग सकता है, मैच को लेकर के लग सकता है। विनोद राय कमेटी बनी थी सट्टेबाजी को लेकर, आईपीएल का बैटिंग का मैटर था। विनोद राय भारत के सीएजी थे, उन्होंने कहा था सट्टा लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर खिलाड़ियों को इन्वॉल्व मत करो, खिलाड़ियों को उनका खेल खेलने दो, आप बाहर बैठ के कितना मर्जी सट्टा लगाओ। जब श्री संत वाला जब मैटर आया था, ध्यान है? नहीं, देखो नहीं ध्यान है। हाँ, फिर उससे वो निर्दोष बरी हुए थे। टावल को यहाँ पर लगा लिया था, फिर यहाँ लगा लिया था, फिर पीछे लगा लिया था, फिर इतने बॉल डाल करके फिर स्क्रैचिंग किया था टावल से, वो सब कुछ दिख रहा है टीवी पर। बहुत कुछ होता था, इसीलिए कहा गया खिलाड़ियों को इन्वॉल्व मत करें, आपको जो करना है वो करें बाहर बैठ करके। विनोद राय कमेटी की सिफारिश थी। हॉर्स रेसिंग, बेटिंग और गैम्बलिंग ये अलाउड है कि नहीं है, जरा देखना है। लेकिन लास्ट खत्म करते हैं। इन इंडिया हवाला इज इलीगल एंड अनरेगुलेटेड, स्टॉप। मेजर इंडियन लेजिस्लेशंस to curb this menace, major Indian legislations to curb this menace, 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 are first PMLA 2002, Prevention of Money Laundering Act 2002, Prevention of Money Laundering Act 2002, and second is Foreign Exchange Management Act FEMA 2000। छूट गया क्या?
मनी लॉन्ड्रिंग पीछे तो लिखा था अभी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। और सेकंड एक्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000 पहले होता था फेरा, बाद में आ गया था फेमा। फेरा में तो बहुत बुरा हालत करती थी, पुलिस उठा के ले जाती थी, ऐसी मार लगाती थी अगर आपके घर में जरूरत से ज्यादा डॉलर पाया गया तो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हम ये चैप्टर हमारा खत्म है। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा दैट विल बी टू 2000। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री। ये सब वही समय था, एक के बाद एक चीजें लाई जा रही थी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी द बॉर्डर मैनेजमेंट। बॉर्डर मैनेजमेंट कल से। थैंक यू।